ये तो समय का ही एक हिस्सा है। ये समय और जगह की नदी की गहराई में आसानी से जा सकता है और अनगिनत समय के तूफान उठा सकता है। आखिरी वाला 16वीं स्टेज का बुकवर्म है। बेशक ये सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ये जो बुक रेल्म बनाता है उसमें अमर दुनिया की अनगिनत अमर तकनीकें हैं। इस लाइब्रेरी में पुराने समय से लेकर आज तक के मानव कुल का सारा ज्ञान दर्ज है। ये लगातार और ज्ञान लाता है, दुनिया के नियमों के अनगिनत रहस्यों को सुलझाता है। इसकी जन्मजात अमर तकनीक को महान ज्ञान तकनीक कहा जाता है। एक बार एक्टिवेट होने पर ग्रेट विजडम टेक्निक हेवनली डाउ लेवल की बुद्धि देती है। ये दुनिया के लगभग सभी रहस्यों को समझ सकता है। झो सुई की आंखों में चमक आ गई जब उसने बुकवर्म की शक्ति को एक्टिवेट किया। इस समय उसे अपनी समझ और ज्ञान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी महसूस हुई। उनका पूरा शरीर ज्ञान की आभा से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो सारी इंसानियत की समझदारी उस पर हावी हो गई हो। कानूनों के अनगिनत रहस्य उनकी चेतना के सागर की गहराई में उमड़ पड़े। इससे पुनर्जन्म के नियम के बारे में उनकी समझ और बढ़ी और यह और बेहतर होती गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद पुनर्जन्म के नियम को पूरी तरह समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बुकवर्म की शक्ति उसे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को ज्यादा आसानी से समझने में मदद करती है। यह न सिर्फ झो सुई की मदद कर सकता है, बल्कि लगभग हर अमर जो बुक रेल में लॉग इन करता है अपनी समझ बढ़ा सकता है, जिससे कानूनों को समझना आसान हो जाता है। इसलिए इस दौरान कई अमर देवताओं की खेती तेजी से आगे बढ़ी है। यह ठीक इसी समय झो सुई ये देखकर चौंक गया कि बुकवर्म के अंदर बहुत सारा ज्ञान उमड़ रहा है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब से जुआनहुआन सेक्ट ने ह्यूमन कबीले को एक किया है, बुकवर्म ने अब ह्यूमन कबीले का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, जिसमें पूरे इतिहास की सभी इमोर्टल टेक्निक्स भी शामिल हैं। इतना बड़ा ज्ञान एक ही बार में उनकी चेतना के सागर की गहराई में उमड़ पड़ा। अच्छी बात यह है कि अब झो सुई के पास हेवनली दाउ लेवल की समझ और ज्ञान था, इसलिए वो इसका सामना कर सका। एक आम अमर राजा के लिए उनकी आत्मा टूटकर तुरंत खत्म हो सकती थी। पुराने जमाने के राजा, जिनमें पुराने जमाने की सभ्यताओं के अमर राजा भी शामिल हैं, आगे इसलिए आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि वे आखिरी हाई रैंक लॉ को समझ नहीं पाए थे। इस हाई रैंक लॉ को फेट प्रिंसिपल कहा जाता है। सिर्फ किस्मत के सिद्धांत को समझकर ही कोई ताइकू अमर राजा के लेवल को पार कर सकता है और अमर राजाओं से भी आगे के लेवल तक पहुंच सकता है। शायद इटर्नल नाइट के पीछे एक ऐसा मॉन्स्टर है जो इमोर्टल किंग से भी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए यह इतना पावरफुल है। अगर कोई भाग्य के सिद्धांत को नहीं समझ सकता तो चाहे वह कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, वह सिर्फ अपने अंदर ओरिजिन एनर्जी जमा कर रहा है और कोई क्वालिटेटिव ब्रेक थ्रू हासिल नहीं कर रहा है। झो सुई की आंखों में एक चौंकाने वाली चमक दिखाई दी। अमर इंसानी कबीले के अनगिनत सदस्यों के ज्ञान को मिलाकर उसने तुरंत आगे का रास्ता निकाल लिया और अमर राजाओं के लेवल को पार कर लिया, एक ऐसा लेवल जिस तक कई पुरानी सभ्यताओं के अमर राजा भी नहीं पहुंच पाए थे। दुर्भाग्य से यह अगला लेवल बहुत मुश्किल है। सफल होने के लिए भाग्य के सिद्धांत को समझना जरूरी है। समस्या यह है कि पुनर्जन्म के नियम की तुलना में भाग्य का सिद्धांत बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर पुनर्जन्म के नियम का थोड़ा भी पता लगाया जा सके तो भाग्य का सिद्धांत पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सकता। आखिरकार भाग्य सिद्धांत की भव्यता और जटिलता दूसरे हाई रैंक कानूनों से तुलना नहीं की जा सकती। किसी एक इंसान की किस्मत का हिसाब लगाना एक अमर राजा के लिए मुमकिन हो सकता है, लेकिन जब जीवों, दुनिया या यूनिवर्स की किस्मत का सामना करना पड़ता है तो ताइकू इमोर्टल किंग भी इसका हिसाब नहीं लगा सकता। यह अंतर बहुत बड़ा है। इस तरह आज तक कई पुरानी सभ्यताओं के अमर राजा भी किस्मत के उसूल का जरा सा भी निशान नहीं देख पाए हैं। इस वजह से कई अमर राजा भी आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा लगता है जैसे कोई खाई अनगिनत अमर राजाओं को ऊंचे लोकों में जाने से रोक रही है। असल में पुराने जमाने की सभ्यताओं के कई अमर राजाओं ने ऊपर की दुनिया के कुछ रहस्यों को देखा है और किस्मत के उसूल के होने के बारे में जाना है, लेकिन बदकिस्मती से वे इसे समझ नहीं पाए। आखिर में वे सिर्फ ताइकू इमोर्टल किंग के लेवल तक ही पहुंच पाए। ये सच में इस यूनिवर्स में अनगिनत अमर लोगों के लिए सबसे ऊंचा लोक है। इस ब्रह्मांड के चक्र ऐसे प्राणियों को पालने के लिए बनाए गए हैं जो अमर राजाओं से भी आगे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। अगर वे सफल हो गए तो वे हमेशा रहने वाली रात को भगा सकते हैं और अंधेरे को दूर कर सकते हैं। दूसरे अमर राजा शायद भाग्य के सिद्धांत को न समझ पाए, लेकिन मैं अलग हूँ। फॉर्चून क्यूगू की शक्ति ने पहले ही भाग्य सिद्धांत के रहस्यों को छू लिया है। अगर मैं फॉर्चून क्यूगू की शक्ति को पूरी तरह से मास्टर कर लूं
तो मैं फेट प्रिंसिपल को समझ सकता हूँ। तब तक मैं आगे बढ़ सकता था और एक ऐसा अस्तित्व बन सकता था जो अमर राजाओं से भी आगे निकल जाए। झो उसुई ने बुकवर्म की शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसे हेवनली डाउ लेवल की समझ मिली और उसे तुरंत फॉर्चून क्यूईगू की शक्ति से फेट प्रिंसिपल को समझने का तरीका मिल गया। आखिरकार फॉर्चून क्यूईगू खुद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहुत सारा भाग्य इकट्ठा कर सकता है, अनदेखे लोगों पर असर डाल सकता है और अनगिनत जिंदगियों की किस्मत की झलक भी दिखा सकता है। इसमें असल में फेट प्रिंसिपल के अनगिनत रहस्य हैं, लेकिन फॉर्चून क्यूईगू की शक्ति के जरिए फेट प्रिंसिपल को समझने के लिए किसी को क्यूई की अनंत शक्ति इकट्ठा करनी होगी, तभी वे सफल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उसे ह्यूमन क्लैन को इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर क्लैन बनाना होगा, यहाँ तक कि उसे प्रोटागोनिस्ट क्लैन बनाना होगा, पूरी इमोर्टल वर्ल्ड को एक करना होगा और फिर यूनिवर्स की सबसे ताकतवर किस्मत जमा करनी होगी ताकि फेट प्रिंसिपल के रहस्यों को छू सके और उसके रहस्यमय पर्दे से पर्दा उठा सके। ह्यूमन कबीले का लक गोल्डन ड्रैगन अब 100 अरब लाइट ईयर लंबा हो गया है। इस समय झो उसुई का दिल धड़क उठा। फॉर्चून क्यूईगू की शक्ति से उसने ह्यूमन टेरिटरी के ऊपर आसमान में एक लक गोल्डन ड्रैगन को देखा जो 100 अरब लाइट ईयर तक फैला हुआ था और पहले के मुकाबले 10 गुना बड़ा था। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 300 मिलियन सालों में ह्यूमन कबीले की ताकत बढ़ी है, साथ ही उसकी खेती भी बढ़ी है, जिससे ह्यूमन कबीले का चीलक बहुत तेजी से बढ़ा है। अब इसकी लंबाई 100 अरब प्रकाश वर्ष तक पहुंच गई है। ये कहा जा सकता है कि ह्यूमन क्लैन का क्यूलक पहले कभी नहीं देखा गया अपने पीक पर है। हालांकि ये ह्यूमन क्लैन के क्यूलक की लिमिट नहीं है, नहीं यह इस यूनिवर्स की लिमिट है। अगर ह्यूमन कबीले का इलाका और बढ़ाया जा सके या इमोर्टल वर्ल्ड को एक किया जा सके तो ह्यूमन कबीले का क्यूलक जरूर और बढ़ेगा और शायद इमोर्टल वर्ल्ड का सबसे बड़ा कबीला बन जाएगा, जो सच में अनोखा होगा। बेशक इसे हासिल करना आसान नहीं है। डेमन क्लैन, प्रिजन क्लैन, डेमन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस, ये 4 सुपर क्लैन आसान दुश्मन नहीं हैं। उनमें कम से कम 1000 अमर राजा हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि हर एक को एक टियर इमॉर्टल फॉर्मेशन से सुरक्षा मिलती है जो बड़े इलाकों की रक्षा करता है। उन्हें जीतने के लिए उनके इलाकों में 8 टियर वाले इमॉर्टल फॉर्मेशन को हल करना जरूरी है, नहीं तो अमर सरनी की सुरक्षा में मानव कबीले की सेनाएं मुश्किल से आगे बढ़ पाएंगी। हालांकि ये पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है। दूसरे अमर राजाओं के लिए 8 टियर वाले अमर फॉर्मेशन से निपटना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मेरे पास एरे हॉट गू की शक्ति है। एरे हॉट गू की पावर का इस्तेमाल करके इन 4 सुपर क्लैन में घुसपैठ करके और फिर 8 टियर वाले इमोर्टल फॉर्मेशन की अथॉरिटी पर कब्जा करके अगर सफल रहा तो मैं इन 8 टियर वाले अमर फॉर्मेशन को कंट्रोल करूंगा। फिर बाकी 4 सुपर क्लैन को जीतना एक नेचुरल नतीजा बन जाएगा। झो उसुई की आंखें चमक उठी जब उसने 4 सुपर क्लैन को जीतने की संभावना का हिसाब लगाया। सच कहूं तो उसकी ताकत और ह्यूमन क्लैन की मौजूदा ताकत को देखते हुए बाकी 4 सुपर क्लैन को जीतना नामुमकिन नहीं है। अब एकमात्र चिंता डार्क क्लैन की है। ह्यूमन क्लैन और बाकी 4 सुपर क्लैन को सिर्फ डार्क क्लैन के चुपके से किए गए हमले का शिकार होने के लिए एक दूसरे से लड़ने नहीं दे सकते। तब इससे केवल डार्क क्लैन को ही फायदा होगा। इसलिए अगर सच में लड़ने का इरादा है तो ये तेज और निर्णायक होना चाहिए और डार्क क्लैन के रिएक्ट करने से पहले बाकी 4 सुपर क्लैन को जीतना चाहिए। इस तरह अगर डार्क क्लैन को पता भी चल गया तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अगर वे सेना भेजकर 5 सुपर क्लैन पर हमला करने का प्लान भी बनाते हैं तब तक यूनिफिकेशन पूरा हो जाएगा। इसलिए एक पूरी योजना पर विचार किया जाना चाहिए जो ये पक्का करे कि डार्क क्लैन को इस लड़ाई से फायदा न हो, नहीं तो इससे सिर्फ डार्क क्लैन को फायदा होगा। अगर पूरी तरह से तैयार नहीं है तो जल्दबाजी में काम न करना ही बेहतर है। गड़गड़ाहट टिल्ड। इस समय झो उसुई का शरीर कांपने लगा क्योंकि उसकी चेतना के सागर में गहरे गू डिवाइन बाउल में कंपन होने लगा। उसके अंदर की जबरदस्त अमर शक्ति उमड़ पड़ी जिससे अनगिनत रहस्यमयी रून सामने आ गए। धुंधले तौर पर गू डिवाइन बाउल के अंदर अनगिनत गू कीड़े दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था कि इसमें गू का ब्रह्मांड समाहित है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आखिरकार इस रहस्यमयी खजाने को बेहतर बनाना शुरू कर सकूं? झो उसुई की आंखें बहुत ज्यादा उत्साह से चमक रही थीं। सच कहूं तो उसके पास सबसे जरूरी खजाना बेशक गू डिवाइन बाउल है। इसी रहस्यमयी खजाने की वजह से वह आज यहाँ तक पहुंचा है। पहले वह हमेशा इस रहस्यमयी खजाने की शुरुआत और उसके लेवल को समझना चाहता था। दुर्भाग्य से उनकी साधना बढ़ने के बावजूद गू डिवाइन बाउल ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब नहीं,
प्राचीन राजा दायरे में आगे बढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उसने गू दिव्य कटोरे को बेहतर बनाने की जरूरतें पूरी कर ली हैं। इस समय उसके अंदर की विशाल ओरिजिन एनर्जी बह निकली, जिससे ये रहस्यमय खजाना पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया। डोन अगले ही पल झो सुई को लगा कि उसकी दिव्य शक्ति गू डिवाइन बाउल में गहराई तक जा रही है, और ऐसा लगा कि उसके अंदर अनगिनत गू कीड़े हैं, जिनमें से हर एक में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की शक्ति है, जो बहुत रहस्यमय है। फिर उनके चेतना के सागर में बहुत सारी जानकारी की बाढ़ आ गई। तो बस इतना ही, गू डिवाइन बाउल एक केओस ट्रेजर है। यह इस ब्रह्मांड से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि बाहरी शून्य से उत्पन्न हुआ है। कोई हैरानी नहीं कि यह इतना जबरदस्त है कि इसकी तुलना जन्मजात खजाने से भी नहीं की जा सकती। झो सुई की आंखें चमक उठी। गू डिवाइन बाउल से मिली जानकारी से वह समझ गया कि इन्हें ट्रेजर यूनिवर्स द्वारा बनाए गए यूनिक ट्रेजर हैं। हालांकि केओस ट्रेजर एक सबसे बड़ा खजाना है जिसे एक यूनिवर्स सिर्फ एक ही पाल सकता है। इसमें पूरे यूनिवर्स की ओरिजिन एनर्जी है, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत है। गू डिवाइन बाउल गू यूनिवर्स से एक केओस ट्रेजर के रूप में आता है। ऐसा कहा जाता है कि तथाकथित गू यूनिवर्स एक विशाल ब्रह्मांड है जो अनगिनत गू कीड़ों का पालन पोषण करता है। गू यूनिवर्स में रहने वाले जीव आम तौर पर गू कीड़ों पर हावी होते हैं। हर गू कीट स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से बना है और नियमों का पसंदीदा बच्चा है। कुछ हद तक गू कीड़े असल में कंडेंसड रोल फ्रेगमेंट हैं। हालांकि गू डिवाइन बाउल से बनाया गया हर गू इंसेक्ट यूनिक होता है, जिसमें कई हेवन और अर्थ लॉस होते हैं। इस प्रकार उनमें अविश्वसनीय शक्ति होती है। एक बार पैदा होने के बाद ये गू कीड़े दूसरों से आगे निकल जाएंगे और उनकी ताकत बहुत ज्यादा होगी। गू यूनिवर्स पर बहुत बड़ी मुसीबत आए और इसके नतीजे में पूरा यूनिवर्स खत्म हो गया। ये केस सुप्रीम ट्रेजर उड़कर धरती पर आया और झो सुई ने उसे उठा लिया। फिर इसने झो सुई की आत्मा को इस अमर ब्रह्मांड में लाकर एक महान जीवन बनाया। इसलिए सिर्फ प्राचीन राजा दायरे में आगे बढ़कर ही कोई सुप्रीम गू गॉड बाउल की शक्ति का कुछ हिस्सा मुश्किल से ही समझ सकता है। गू डिवाइन बाउल को पूरी तरह से बेहतर बनाने के लिए झो सुई की साधना को और आगे बढ़ना होगा, फिर प्रिंसिपल को समझना होगा और यहाँ तक कि सभी प्रिंसिपल्स की शक्तियों को मिलाकर दाओ सॉवरेन दायरे तक पहुँचना होगा। तथाकथित दाओ सॉवरेन रेल महान दाओ का मालिक है, यूनिवर्स का मालिक है और सभी अमर राजाओं से ऊपर है। ये वह सर्वोच्च सत्ता भी है जिसे इस ब्रह्मांड ने कभी जन्म नहीं दिया। एक बार दाओ लॉर्ड बनने के बाद कोई भी इस यूनिवर्स को छोड़ सकता है, बेहिसाब के इसके खालीपन में गोता लगा सकता है और कभी न खत्म होने वाले कॉस्मिक समुद्र में घूम सकता है। दूसरे शब्दों में शायद ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दाओ सॉवरेन है जिसने हमेशा रहने वाली रात लाई। वे अमर ब्रह्मांड में आए इस ब्रह्मांड पर हमला करने के इरादे से, इस तरह कभी न खत्म होने वाली तबाही मचाने के लिए, इस ब्रह्मांड के विनाश और चक्र को बार बार शुरू करने के लिए। अगर अमर ब्रह्मांड ने साइकिल को रीबूट करने की क्षमता हासिल नहीं की होती तो यह इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दाओ सॉवरेन द्वारा बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया होता। यह अब तक जारी नहीं रह सकता था। झो सुई की आंखों में गहरी समझ चमक उठी और वह इटर्नल नाइटलैंड के पीछे की सच्चाई के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, ये देखते हुए कि डार्क क्लैन इस यूनिवर्स का कोई लोकल क्लैन नहीं लग रहा था, बल्कि किसी और से आया था। कहावत है, जो हमारी जाति के नहीं हैं, उनके इरादे अलग होंगे। क्योंकि वे दूसरे यूनिवर्स से आते हैं, इसलिए जाहिर है वे किसी अनजान यूनिवर्स की जिंदगी पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा एक दूसरे के बीच पहले से ही ऐसा झगड़ा है जिसका कोई हल नहीं निकल सकता। उनके झगड़ों को सुलझाने के लिए जिंदगी और मौत का मुकाबला जरूरी है, नहीं तो ऐसे झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। और केस सुप्रीम ट्रेजर सुप्रीम गू गॉड बाउल की क्षमता सरल है। गू कीड़े बनाने के अलावा इसमें दुश्मनों के हमलों को खत्म करने और बेहतर बनाने की भी ताकत है, जिससे यह एक बहुत ताकतवर डिफेंसिव आर्टिफैक्ट बन जाता है जिस पर कोई जादू नहीं कर सकता। गू गॉड बाउल को सिर के ऊपर रखने से इंसान ऐसी जगह पर खड़ा हो जाता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। ये दुश्मन के हमलों की एनर्जी को रिफाइन करके होस्ट में डाल सकता है, जिससे होस्ट की ओरिजिन एनर्जी बढ़ जाती है। लड़ाई जितनी लंबी होगी, इंसान उतना ही मजबूत बनता है। इसके अलावा इसमें दूसरे यूनिवर्स पर हमला करने की काबिलियत है, जिससे कई गू कीड़े बनते हैं जो चुपचाप दूसरे यूनिवर्स में घुस जाते हैं और उन यूनिवर्स के हेवनली दाव को इसकी जरा भी जानकारी नहीं होती। झो सुई ने तुरंत गू डिवाइन बाउल की अलग अलग काबिलियत को समझ लिया। वह ये भी समझ गया कि इस यूनिवर्स में आने के बाद उसे इस यूनिवर्स के हेवनली दाव ने टारगेट क्यों नहीं किया। ठीक इसलिए क्योंकि गू डिवाइन बाउल की अनोखी इन्वेसिव कैपेबिलिटी थी, जिसने उसकी आत्मा को बचा लिया था
अगर इटर्नल नाइट के पीछे के दाओ लॉर्ड में भी ऐसी ही काबिलियत होती तो शायद उन्हें इस यूनिवर्स के हेवनली दाओ से इतनी बुरी प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता और वे बार बार नींद में नहीं सो पाते। अनगिनत युगों के बाद भी वे इस ब्रह्मांड पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने में असमर्थ रहे हैं। लंबे समय तक देरी की वजह से झोउ सुई जैसे लोग भी आकर्षित हुए। ये सच में एक डिफेंस टाइप कैश सुप्रीम ट्रेजर है। हालांकि ये भी अच्छा है क्योंकि इससे कम से कम मेरी सुरक्षा की गारंटी तो मिलती है। झोउ सुई को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि उसने गु डिवाइन बाउल को पूरी तरह से बेहतर नहीं बनाया था, बस उसकी कुछ क्षमताओं को समझा था, फिर भी वह पहले से ही उसकी कुछ शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। एक बार जब वह गु डिवाइन बाउल की शक्ति का इस्तेमाल कर लेगा तो अनगिनत अमर राजाओं की घेराबंदी का सामना करने पर भी वह बिना किसी नुकसान के रहेगा। वह दुश्मन के हमलों की एनर्जी भी खा सकता है, जिससे उसकी अपनी खेती बढ़ जाती है। अगर ऐसा है तो गु डिवाइन बाउल की पावर का इस्तेमाल करके शायद मैं दूसरी सुपर रेस के खिलाफ जंग शुरू कर सकता हूँ। गु डिवाइन बाउल की सुरक्षा में चाहे कितने भी अमर राजा मुझ पर उतर आए, वे बस मौत को बुला रहे हैं। झोउ सुई का दिल उत्साह से भर गया। उन्हें के सुप्रीम ट्रेजर सुप्रीम गु गॉड बाउल की जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ, जो पहले से ही अंदरूनी खजानों से कहीं ज्यादा है। भले ही दूसरे अमर राजा भी जन्मजात खजानों में माहिर हो जाएं, फिर भी वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। खजाने की क्वालिटी का मुकाबला दूसरे अमर राजा नहीं कर सकते थे। सच कहूं तो एक अकेला खजाना अमर राजा को बहुत मदद देता है, जो दूसरे अमर राजाओं की समझ से भी परे है। ये ताकत बढ़ाने में जबरदस्त बदलाव लाता है। अपनी डिफेंसिव क्षमताओं के अलावा सुप्रीम गु गॉड बाउल का सबसे बड़ा काम स्वाभाविक रूप से होस्ट को खेती में मदद करना है। ये कई स्वर्गीय पृथ्वी गु वर्म्स को बेहतर बना सकता है। एक बार जब होस्ट इन गु कीड़ों को बेहतर बना लेता है तो वे तुरंत इन कीड़ों के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझ सकते हैं। होस्ट को कानून समझने की कोई जरूरत नहीं है, वे उन्हें अपने आप सीख लेते हैं। ये गु डिवाइन बाउल की सबसे मजबूत क्षमताओं में से एक है। झोउ सुई की आंखें चमक उठी। एक तरह से गु डिवाइन बाउल एक तरह का अस्त व्यस्त खजाना है जिसे बचाव और मदद के लिए बनाया गया है, जो सच में समझ से बाहर है। अगर कोई गु डिवाइन बाउल जैसा अस्त व्यस्त खजाना पा लेता है तो भगवान के रास्ते पर चलना बहुत आसान हो जाता है। सच में ज्ञान का खजाना, बिल्कुल मशहूर क्रिएशन जेड डिस्क की तरह। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने कानूनों को इतनी आसानी और सरलता से समझ लिया और उन्हें शायद ही कोई दिक्कत आई। कई अमर अमृत की मदद के बिना भी वह आसानी से अलग अलग नियमों को समझ सकता है। बेशक ये अमर अमृत उसकी साधना के समय को काफी कम कर देते हैं, नहीं तो वह इतने कम समय में पुराने राजा के राज्य तक कभी नहीं पहुंच पाता। इसलिए झोउ सुई के लिए खेती के संसाधन बहुत जरूरी हैं। अभी मैंने जो गु कीड़े रिफाइन किए हैं वे बहुत कम हैं, बस 1 दर्जन के आसपास। असल में गु डिवाइन बाउल की शक्ति से और ज्यादा हेवनली अर्थ गु वर्म्स को बेहतर बनाया जा सकता है। हर हेवनली अर्थ गु वर्म यूनिवर्स के एक नियम को दिखा सकता है। एक बार सफल होने पर कोई भी इस ब्रह्मांड के सभी नियमों को अच्छी तरह समझ सकता है। उस समय तक कोई भी स्वाभाविक रूप से दाओ लॉर्ड बन सकता है। इस समय झोउ सुई को आखिरकार समझ आ गया कि अमर राजाओं के लेवल से आगे कैसे बढ़ना है और फिर दाओ सॉवरेन दायरे में कैसे जाना है। दाओ लॉर्ड बनने के लिए सिर्फ फिर प्रिंसिपल को समझना काफी नहीं है, इसके अलावा कई छोटे लेवल के कानूनों को भी समझना होगा। यूनिवर्स के सभी छोटे लेवल के नियमों और कई बड़े लेवल के नियमों को अच्छी तरह समझने के बाद ही कोई फेट प्रिंसिपल को समझ सकता है। इस तरह अनगिनत सालों में एक भी आदिम अमर राजा ऐसा नहीं कर पाया है। आखिरकार सिर्फ एक हेवन एंड अर्थ लॉ को समझने में ही बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगती है। ब्रह्मांड के सभी नियमों को समझना तो दूर की बात है, यह मुश्किल बहुत भयानक है। बिना किसी खास मौके के कोई भी दाओ लॉर्ड नहीं बन सकता। यही कारण है कि ब्रह्मांड के हर चक्र में सबसे शक्तिशाली केवल ताइकू अमर राजा ही होता है। दाओ लॉर्ड बनने की बात तो दूर, शायद ही कोई ऐसा हो जो दाओ लॉर्ड के अस्तित्व के करीब भी पहुंच सके। सभी नियमों को समझे बिना भाग्य सिद्धांत की सतह को छूना भी असंभव है, क्योंकि भाग्य की शक्ति हर जगह है। इसकी शक्ति हर एक कानून में शामिल है। अगर कोई सभी नियमों को समझ ले तो यह भाग्य को जीतने के बराबर है। कोई कह सकता है कि भाग्य की शक्ति हर जगह मौजूद और सर्वशक्तिमान है। झोउ सुई काफी इमोशनल महसूस कर रही थी। सच कहूं तो अगर उसने गु डिवाइन बाउल को बेहतर नहीं बनाया होता तो उसे इतनी साफ समझ नहीं आती कि दाओ लॉर्ड कैसे बनना है।
लेकिन अस्त व्यस्त खजाने गु डिवाइन बाउल से गाइड होकर उसे पहले से ही दाओ लॉर्ड तक का चौड़ा रास्ता दिख रहा है। अमर दुनिया के किसी भी अमर राजा की तुलना में दाओ लॉर्ड के लेवल के ज्यादा करीब। आखिरकार दूसरे अमर राजाओं को भी कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है और एक के बाद एक नियम समझने में बहुत समय लगाना पड़ता है, और हो सकता है कि वे उन्हें समझने में सफल भी न हों। लेकिन वह अलग है जब तक वह कई गु कीड़ों को बेहतर बनाता है। कीड़ों के अंदर के नियमों की ताकत को महसूस करके वह इस दुनिया के सभी नियमों को अपने आप समझ सकता है। उनके लिए सभी कानूनों को समझना बस समय की बात है। गु डिवाइन बाउल को सच में खेती में मदद के लिए सबसे बड़ा खजाना माना जाता है। कभी न खत्म होने वाले अस्त व्यस्त स्पेस टाइम में कुछ अस्त व्यस्त खजाने मौजूद हैं। इनमें डिफेंस टाइप, सोल टाइप, स्लॉटर टाइप के केओटिक खजाने शामिल हैं। हालांकि गु डिवाइन बाउल जैसे खजाने जो मेजबानों को सर्वोच्च की ओर ले जा सकते हैं बहुत दुर्लभ हैं। उन्हें बहुत कम और दूर दूर तक भी कहा जा सकता है। ये गु डिवाइन बाउल की बहुत दुर्लभता को दिखाता है। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। इस समय गु डिवाइन बाउल हल्का वाइब्रेट हुआ और जानकारी की एक और बड़ी धारा फैल गई जो झो सुई के चेतना के सागर में गहराई तक डूब गई और कई कॉस्मिक इमेज दिखाई दी। ऐसा लगता है कि इस समय वह अंतहीन अस्त व्यस्त स्पेस टाइम में एक के बाद एक यूनिवर्स का अस्तित्व देख रहा है। जैसे अस्त व्यस्त स्पेस टाइम में बिखरे हुए अनगिनत तारे। अलग अलग यूनिवर्स के नियम एक जैसे नहीं होते, यहाँ तक कि ऊंचे रैंक के कानून और निचले रैंक के कानून भी अलग अलग होते हैं। कुछ यूनिवर्स में सबसे ऊंचा नियम फ्लेम लॉ है, बाकी सब उससे छोटे नियम हैं, इसलिए यह आग का यूनिवर्स है जो कई एक्सोटिक आग को जन्म देता है। एक्सोटिक आग की ताकत सबसे ज्यादा होती है। कुछ यूनिवर्स में हाई रैंक लॉ और डार्क लॉ है, बाकी सब लोअर रैंक लॉ हैं, इसलिए ये डार्क यूनिवर्स है जो अंधेरे की कई एनर्जी को जन्म देता है। सिर्फ डार्क पावर पर काबू पाकर ही कोई सबसे ताकतवर बन सकता है। कुछ यूनिवर्स में सबसे ऊंचा नियम कारण कार्य का सिद्धांत है, इसलिए ये यूनिवर्स कारण और प्रभाव के बदले को प्राथमिकता देता है। अगर कारण कार्य का कर्ज नहीं चुकाया जाता है तो कोई ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई कारण कार्य को तोड़ सकता है तो कोई ऊपर उठ सकता है और सबसे ऊपर हो सकता है। कुछ यूनिवर्स में सबसे ऊंचा कानून स्पेस टाइम लॉ है, इसलिए स्पेस टाइम की ताकत सबसे ज्यादा होती है। स्पेस टाइम लॉ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बार समझ लेने पर कोई भी स्पेस टाइम को पलट सकता है, पुराने जीवों को फिर से जिंदा कर सकता है, जो बहुत ही अद्भुत है। और इस अमर ब्रह्मांड के ऊंचे दर्जे के नियम है टाइम लॉ, स्पेस लॉ, क्रिएशन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी, लाइफ लॉ, डेथ रूल, रीइंकार्नेशन लॉ और फेट प्रिंसिपल। सिर्फ वही लोग जो इन हाई रैंक लॉस में माहिर हैं इस यूनिवर्स में सबसे ताकतवर हैं। आखिरकार हाई रैंक लॉस की संख्या यूनिवर्स के हिसाब से अलग अलग होती है। कुछ में सिर्फ एक होता है, दूसरों में दो और कुछ में कई, इसलिए हर एक यूनिक होता है। झो सुई की आंखें चमक उठी। उसने इस ब्रह्मांड की बुनियादी बनावट को समझने के लिए गु डिवाइन बाउल की शक्ति का इस्तेमाल किया और इसकी समझ से ज्यादा परिचित और पारदर्शी हो गया। उन्हें लगा कि अलग अलग यूनिवर्स को पालने वाला कभी न खत्म होने वाला खालीपन बहुत ही चमत्कारी और बहुत रहस्यमयी है। उसके पिछले यूनिवर्स की तरह इसमें सिर्फ 4 हाई रैंक लॉ थे: स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह। इन 4 हाई रैंक लॉस ने उसके पिछले जीवन के ब्रह्मांड में सब कुछ बनाया। अगर कोई इन 4 हाई रैंक लॉस में माहिर हो जाए तो वह सबसे बड़ा देवता बन जाएगा जो सब कुछ कंट्रोल करेगा। यही गु डिवाइन बाउल का रहस्य है। जिन गु कीड़े को ये रिफाइन करता है वे चुपचाप किसी भी यूनिवर्स में घुल मिल सकते हैं, अंदरूनी नियमों की जानकारी चुरा सकते हैं और नेटिव यूनिवर्स कानून गु कीड़े बना सकते हैं। एक बार रिफाइन हो जाने पर होस्ट तुरंत इस यूनिवर्स के नियमों को मास्टर कर सकता है। इसलिए झो सुई चाहे जिस भी यूनिवर्स में जाए, गु डिवाइन बाउल उस यूनिवर्स के नियमों को आसानी से समझ सकता था। इस तरह गु डिवाइन बाउल अव्यवस्था का खजाना है जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं। धम्म। इस समय झो सुई को फॉर्चून क्यूगू कांपता हुआ महसूस हुआ और लक गोल्डन ड्रैगन आसमान में दहाड़ रहा था, जैसे कि काले मुसीबत के बादल फैल गए हों। धीरे धीरे धरती और आसमान से मारने का डरावना इरादा इंसानी कबीले के हर इलाके में फैल गया, मानो कोई भयानक युद्ध आपदा आने वाली हो। अगर इसे गलत तरीके से हैंडल किया जाए तो इससे इंसानों की जान जा सकती है और अनगिनत लोग मारे जा सकते हैं। क्या कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है जो पूरे इंसानी खानदान पर असर डालेगी? झो सुई का दिल धड़क उठा। उन्होंने फॉर्चून क्यूगू की शक्ति को एक्टिवेट किया जिससे उन्हें अपनी चेतना के सागर में भविष्य की तस्वीरें महसूस हुईं।
ह्यूमन टेरिटरी के बॉर्डर शहर में डेमन क्लैन, प्रिजन क्लैन, डेमन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस की बहुत बड़ी सेनाएं दिखाई दी। 4 सुपर कुलों के अमर राजाओं ने हमला किया। यह एक ऐसा नरसंहार था जो पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि यह पूरी तरह से हमला नहीं था, लेकिन इसने 4 सुपर क्लैन की आधी से ज्यादा कॉम्बैट पावर इकट्ठा कर ली। वे पहले कभी इतने एकजुट नहीं थे। इसमें कोई शक नहीं था कि यह ह्यूमन कबीले के सामने आने वाली सबसे बड़ी मुसीबत होगी। ये डार्क क्लैन का हमला है। झो उसुई को तुरंत इस युद्ध का कारण समझ में आ गया, जो निश्चित रूप से डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स द्वारा गुप्त रूप से आयोजित किया गया था। डार्क क्लैन के उन अमर राजाओं को, जिन्होंने 4 सुपर क्लैन के शरीर पर कब्जा कर लिया था, ह्यूमन क्लैन की अंदरूनी हालत के बारे में पता होगा और वे उन्हें डार्क क्लैन के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते होंगे। इसलिए उन्होंने मिलकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करके 4 सुपर क्लैन की सेनाओं को इकट्ठा किया और ह्यूमन क्लैन के खिलाफ एक ऐसे हमले की योजना बनाई जो पहले कभी नहीं हुआ। किसी भी हालत में डार्क क्लैन के लिए, चाहे ये जीत हो या हार, सिर्फ 5 सुपर क्लैन के लोग ही मरेंगे। जितने ज्यादा लोग मरेंगे, डार्क क्लैन के लिए उतना ही अच्छा होगा। इससे इस ब्रह्मांड के मूल प्राणियों की शक्ति बहुत कम हो सकती है। इस प्रकार शुरू से ही डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स सबसे बड़े लाभार्थी थे। हालांकि यह एक बढ़िया मौका भी है। झो उसुई की आंखें चमक उठी। वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। सच कहूं तो वह असल में दूसरे 4 सुपर क्लैन पर हमला करने का तरीका ढूंढ रहा था। जैसा कि कहा जाता है, एक शिक्षक जिसका कोई नाम नहीं होता। अगर वह बिना किसी वजह के दूसरे 4 सुपर क्लैन पर हमला करता तो उसे नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता। लेकिन अब यह अलग है। डेमन क्लैन, प्रिजन क्लैन, डेमन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस ने ह्यूमन क्लैन पर हमला करने की हिम्मत की। वे बस अपनी ही मौत चाहते हैं। इससे उसे इन 4 सुपर क्लैन पर हमला करने का बहाना मिल गया। गू डिवाइन बाउल को रिफाइन करने से पहले वह कुछ अनिश्चित था। आखिरकार चारों सुपर क्लैन के कई फाउंडेशन थे। कौन जानता था कि असल में उनके कंट्रोल में कौन सी पावर थी। लेकिन गू डिवाइन बाउल को बेहतर बनाने के बाद झो उसुई अब अजेय हो गया था। चाहे उनके पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, उसके खिलाफ कुछ भी करना नामुमकिन था। वह पहले से ही ऐसी स्थिति में था जिसे हराया नहीं जा सकता था। 4 सुपर क्लैन के हमले का सामना करना आसान काम है। जरूरी बात यह है कि उनके हमले को रोकने के बाद 4 सुपर क्लैन के अंदरूनी इलाकों में कैसे घुसा जाए। वे अपने इलाके में 8 स्टेज वाले अमर एरे को भी कंट्रोल करते हैं। अगर खतरा हो तो 8 स्टेज वाले इमोर्टल एरे को एक्टिवेट करने से सभी हमले रोके जा सकते हैं। इसलिए 8 स्टेज वाले अमर एरे पर कंट्रोल पाने के लिए एरे हॉट गू की पावर का इस्तेमाल करना अभी भी जरूरी है। अगर सफल रहा तो चारों सुपर क्लैन उसके जितने अच्छे होंगे। झो उसुई की आंखें चमक उठी। वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। उनके लिए ये सच में एक बहुत कम मिलने वाला मौका था। अगर यह मौका चूक जाता तो 5 सुपर क्लैन को एक करने में बहुत लंबा समय लग सकता था। वूश, ये सोचकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एरे हॉट गू को एक्टिवेट किया और 4 सुपर क्लैन के इलाकों की ओर उड़ गया। एरे हॉट गू 16वें स्टेज लेवल पर पहुंचकर 8 स्टेज वाले अमर एरे पर कंट्रोल करना अब एक आसान काम था। इसमें पहले जितना समय नहीं लगेगा। ... एक ही समय में ह्यूमन टेरिटरी में 4 जगहों पर डेमन क्लैन, प्रिजन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस ने लगभग एक ही समय में 4 अलग अलग दिशाओं से ह्यूमन क्लैन की जमीन पर हमला किया। हर सुपर क्लैन ने 7 से 800 अमर राजाओं को भेजा, जो कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा अमर राजा थे, जो एक बहुत बड़ी ताकत थी। ऐसा हमला ह्यूमन कबीले के पहले हुए किसी भी युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे एक अभूतपूर्व अंतिम लड़ाई कहा जा सकता है। इंसानी इलाके के सरहदी शहरों की रखवाली कर रहे अमर लोग ये नजारा देख रहे थे। हर कोई डर से कांप रहा था। उनके पूरे शरीर कांप रहे थे। उन्होंने ऐसा नजारा कब देखा था, ये तो पुराने जमाने में सुना ही नहीं गया था। उन अमर राजाओं से निकलने वाली आभा को महसूस करके ऐसा लग रहा था कि उन्हें आसानी से कुचला जा सकता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीत की उम्मीद बहुत कम है। क्या हो रहा है? डेमन क्लैन, प्रिजन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस, ये 4 बड़े सुपर क्लैन हम ह्यूमन क्लैन पर हमला करने के लिए एक साथ क्यों आए हैं? हमने उन्हें नाराज करने के लिए असल में क्या किया है? एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल पूरी तरह से हैरान था। सामान्य परिस्थितियों में ये 4 सुपर कबीले एक नहीं होते, क्योंकि उनके बीच झगड़े और दुश्मनी बहुत गहरी है, असल में सुलझाई नहीं जा सकती। लेकिन किसने सोचा था कि अब वे अपनी नाराजगी को एक तरफ रखकर ह्यूमन क्लैन पर हमला कर सकते हैं? ये सच में इमोर्टल वर्ल्ड में पहली बार है
ये सोचा भी नहीं जा सकता। उसे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ। अस्पष्ट, शायद हमारे मानव जाति के अमर राजा ने कुछ ऐसा किया जिससे वे पूरी तरह से क्रोधित हो गए। नहीं तो मैं सोच भी नहीं सकता कि ह्यूमन कबीले ने उनके साथ क्या गलत किया है। कई डालुओं गोल्डन इमॉर्टल्स ने भी अपना सिर हिलाया। वे बहुत हैरान महसूस कर रहे थे, क्योंकि यह युद्ध अचानक हुआ, इसलिए ऐसा लगा कि इसका कोई कारण ही नहीं था। इसलिए इस पर सोचने पर उन्हें लगा कि यह झगड़ा अमर राजाओं के बीच हुआ होगा, जिनके बारे में बाहर के लोगों को पता नहीं था। इस मामले के बारे में तुरंत अमर राजाओं को सूचित करें। केवल अमर राजा ही इस घटना को सुलझा सकते हैं। अगर हमारी ह्यूमन रेस के अमर राजा भी इसे हल नहीं कर पाए, तो हमें डर है कि ह्यूमन कबीला पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल बहुत हताश महसूस कर रहा था। वह इस रुकावट को तोड़ने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, ह्यूमन कबीले के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। मैंने ये संदेश अमर राजाओं को पहले ही भेज दिया है, लेकिन अमर राजाओं ने हमें शांत रहने को कहा और कहा कि यह बस एक छोटी सी बात है। यह युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल ने बहुत ही अजीब भाव से कहा। उनका क्या मतलब है? 4 सुपर क्लैन का इंसानों के इलाके पर हमला करना तो बस एक छोटी सी बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन क्लैन के पास कोई ऐसी शक्ति हो जो आसानी से 4 सुपर क्लैन से मुकाबला कर सके? ये सुनकर कई अमर लोग चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अमर राजा इतने शांत होंगे। ये तो कल्पना से भी परे था। भले ही इंसानी नस्ल के अमर राजा परेशान या डरे हुए न हो, लेकिन इतने शांत कैसे हो सकते हैं? क्या ह्यूमन कबीले की ताकत सच में सबकी सोच से भी आगे हो सकती है? सच कहूं तो उन्हें नहीं लगा कि ह्यूमन रेस के अमर राजा झांसा दे रहे थे। आखिरकार इतने सालों में ह्यूमन कबीले का विकास सभी के लिए साफ है। उन्होंने शक्तियों की एक कभी न खत्म होने वाली धारा पैदा की है, जो इंसानी कबीले की मजबूत नींव को दिखाती है। अगर ह्यूमन कबीले में बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती, तो शायद उनका ऐसा रवैया नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी इंसानी नस्ल के अमर राजाओं को इटर्नल नाइट लैंड में कोई जबरदस्त ताकत मिली हो, ताकि 4 सुपर क्लैन की घेराबंदी का सामना करने पर भी उन्हें जरा भी डर न लगे? कई डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। साफ नहीं है, लेकिन जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि ह्यूमन क्लैन में किस तरह की पावर है। अमर राजाओं ने हमें बताया है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि लड़ाई की तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है। बस इंतजार करो और देखो। एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल ने इमोर्टल किंग्स का फरमान सुनाया। ये सुनकर कई अमर लोग पूरी तरह शांत हो गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अमर राजा इतने कॉन्फिडेंट होंगे। ये सोचा जा सकता है कि अमर राजाओं के पास जो ताकत है, वह सच में सबकी सोच से परे होगी। आखिरकार उनकी ताकत को देखते हुए, 4 सुपर क्लैन की घेराबंदी का सामना करते हुए उनके पास कोई मौका नहीं होगा। अब इंसानी नस्ल के अमर राजा इतने कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे कि वे सिर्फ उनके ऑर्डर पर ही काम कर सकते थे। उनमें से हर कोई बहुत उम्मीद लगाए बैठा था। गड़गड़ाहट टिल्ड। इस समय डेमन क्लैन, प्रिजन क्लैन, डेमन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस, 4 बड़े सुपर क्लैन की सेनाओं ने लगभग एक साथ ह्यूमन इलाके पर हमला कर दिया। उनका ह्यूमन क्लैन से बात करने का कोई इरादा नहीं था। मिलते ही वे लड़ने लगे, इमोर्टल टेक्निक करते हुए। उनका मकसद बॉर्डर के शहरों को तुरंत कुचलना था। लेकिन इसी पल एक बहुत बड़ा खालीपन और आत्मा की लहर फैल गई, जिसने पूरे इंसानी इलाके को घेर लिया, यहाँ तक कि 4 सुपर क्लैन की साथी सेनाओं को भी घेर लिया। ये ड्रीम सोल गू से अनंत ड्रीम रेल्म है। 3 अरब साल के डेवलपमेंट के बाद ड्रीम सोल गू ने बहुत ज्यादा सोल एनर्जी खा ली है, जिससे इन्फिनिट ड्रीम रेल्म तेजी से बढ़ पाया है, और अब वह सिर्फ एक पैरेलल डायमेंशन बनाने में ही काबिल नहीं रहा। यह असल में 10 ड्रीम रियल्म स्पेस टाइम बना सकता है। एक बार ढक जाने पर यह दुश्मनों को आसानी से ड्रीम रियल्म स्पेस टाइम में खींच सकता है। असल में पूरा इंसानी इलाका सपनों के दायरे से घिरा हुआ है। ह्यूमन टेरिटरी ड्रीम रियल्म के कोर एरिया में है। सिर्फ ड्रीम रियल्म की रुकावट को तोड़कर ही दुश्मन ह्यूमन क्लैन के दिल तक पहुंच सकते हैं। अगले ही सेकंड 3000 अमर राजाओं के साथ 4 सुपर कुलों की सेनाएं अचानक गायब हो गईं। उन्हें तुरंत दूसरे पैरेलल डायमेंशन में ले जाया गया। वे सब कैसे गायब हो गए? 4 सुपर क्लैन की अलाइड फोर्स कहां चली गई? एक पल के लिए कई अमर लोग हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह समझ से परे है। शुरू में वे अभी भी सोच रहे थे कि 4 सुपर क्लैन की घेराबंदी से कैसे निपटा जाए। आखिरकार 3000 से ज्यादा अमर राजा एक्शन ले रहे हैं। ऐसी शक्ति तो सोच से भी परे है।
उन्हें लगा कि ह्यूमन रेस के अमर राजाओं को दुश्मन के हमले का सामना करने के लिए शायद 5 एलिमेंट्स और 5 डायरेक्शंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन अब दुश्मन पलक झपकते ही गायब हो गए, जैसे कि वे पहले कभी दिखाई ही नहीं दिए। अगर बार बार इसकी पुष्टि न की जाती तो उन्हें लगता कि जो कुछ हुआ वह एक भ्रम था। सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 4 सुपर क्लैन के अलायंस को पहले ही इमोर्टल किंग्स ने मिलकर ड्रीम रियल्म में ट्रांसफर कर दिया है और उन्हें कुछ समय के लिए वहीं कैद कर लिया गया है। ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल को तुरंत मैसेज मिला और वह जोर से हंसने लगा। ड्रीम रियल्म? क्या ड्रीम रियल्म सिर्फ एक वर्चुअल दुनिया नहीं है, सिर्फ एक इल्यूजन टेक्निक की दुनिया? यह असल में इमोर्टल किंग्स और 4 सुपर क्लैन के गठबंधन को सील कर सकता है। ये सुनकर सभी को यकीन नहीं हुआ। उनमें से हर एक के पास एक ड्रीम रियल्म मार्क था और वे अक्सर ड्रीम रियल्म में लॉग इन करते थे। शुरू में उन्हें लगा कि ड्रीम रियल्म सिर्फ ह्यूमन क्लैन की सोल को बचाने वाला एक बैरियर है और आसान कम्युनिकेशन का एक टूल है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ड्रीम रियल्म की शक्ति कल्पना से भी परे है। बेवकूफी है, पूरे ह्यूमन टेरिटरी को घेरने वाला अंदरूनी खजाना इतना आसान कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि आपने भी ड्रीम रियल्म में लॉग इन किया होगा और जानते होंगे कि यह कितना असली है, लगभग 100% असली दुनिया का सिमुलेशन। एक तरह से ड्रीम रियल्म वर्चुअल और रियलिटी के बीच एक पैरेलल टाइम स्पेस है जिसमें अनगिनत रहस्य हैं। ये दूसरी अमर दुनिया के बराबर भी हो सकता है जिसमें असलियत पर असर डालने की ताकत हो। एक बार जब इमोर्टल किंग्स ड्रीम रियल्म को एक्टिवेट करते हैं तो ये तुरंत एक ड्रीम रियल्म बैरियर बनाता है जो ह्यूमन क्लैन के अनलिमिटेड टाइम स्पेस को घेर लेता है और दुश्मनों को ड्रीम रियल्म में टेलीपोर्ट भी कर सकता है, जिससे वे कुछ समय के लिए सील हो जाते हैं। जब तक वे सपनों के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते, वे हमेशा के लिए उसमें कैद रहते हैं। इसलिए मानव जाति के अमर राजा शांत रहते हैं, पूरी तरह से बेपरवाह, क्योंकि ड्रीम रियल्म में चाहे कितने भी दुश्मन आ जाएं, वे मामूली हैं और उनसे एक बार में भी निपटा जा सकता है। एक और महान लुओ गोल्डन इमोर्टल ने दिल खोलकर हंसते हुए ड्रीम रियल्म की कुछ क्षमताओं के बारे में बताया। ये जन्मजात खजाना सचमुच शक्तिशाली है। कई अमर लोग मुश्किल से निगल पाए, उनके दिल हिल गए, उनके पास शब्द नहीं थे। यह अंदरूनी खजाना न सिर्फ इंसानी कबीले के अनगिनत जीवों की आत्माओं को पनाह देता है, बल्कि एक बहुत बड़ा सील टाइम स्पेस भी बन सकता है जो अनगिनत दुश्मनों को कैद कर सकता है। सच में यह अटैक और डिफेंस का कॉम्बिनेशन है। भले ही ह्यूमन क्लैन ने 8 स्टेज वाली अमर सरणी खोदी हो, जब तक ड्रीम रियल्म मौजूद है ह्यूमन क्लैन मजबूत बना रहेगा। कोई हैरानी नहीं कि अमर राजा इतने शांत हैं और विदेशी अमर राजाओं के इस ग्रुप को सीरियसली नहीं लेते। पता चला है कि इनेट ट्रेजर ड्रीम रियल्म की ताकत इस हद तक डरावनी है। हमारी इंसानी नस्ल के अमर राजा भी दुश्मन के हमले का इंतजार करते हैं, क्योंकि एक बार जब ये विदेशी अमर राजा सील हो जाते हैं तो यह बाकी 4 सुपर क्लैन की ताकत को कमजोर करने के बराबर होता है। असल में इस बार हमने 3000 से ज्यादा विदेशी अमर राजाओं और कई विदेशी अमरों को सील कर दिया, जो 4 सुपर क्लैन की आधे से ज्यादा लड़ाई की ताकत को कमजोर करने के बराबर है। इस वजह से क्या हमारा ह्यूमन क्लैन दूसरे सुपर क्लैन के खिलाफ हमला नहीं कर पाएगा? हम 4 सुपर क्लैन से बड़े इलाके भी छीन सकते हैं। कई अमर लोगों ने तुरंत इस बात के बारे में सोचा, एक दूसरे को देखा, मुश्किल से अपनी खुशी रोक पाए। उन्हें लगा कि यह विदेशी हमला अब कोई संकट नहीं बल्कि ह्यूमन कबीले के लिए एक बड़ा मौका है। शुरू में ह्यूमन कबीले के पास अपना इलाका बढ़ाने का कोई मौका नहीं था, लेकिन उन विदेशी अमर राजाओं ने अपनी मर्जी से अपना अंत किया और ह्यूमन कबीले को एक मौका दिया। ह्यूमन क्लैन के लिए यह एक बहुत अच्छा मौका है। जल्दी मत करो, 4 सुपर क्लैन पर हमला करना आसान काम नहीं है। आइए अमर राजाओं के आदेश का इंतजार करें और चुपचाप बदलावों को देखें। कई महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स भी लालच में आ गए थे। अगर इंसानी कबीला अपना इलाका बढ़ा सके तो इंसानी कबीलों के लिए और ज्यादा दिव्य पद सामने आएंगे। ये हर अमर प्राणी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि क्योंकि अमर राजाओं ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए वे अभी के लिए ही सहन कर सकते थे। इस समय ड्रीम रियल्म स्पेस टाइम के भीतर 4 प्रमुख सुपर कुलों जेल कबीला, दानव कबीला और सच्ची आत्मा गठबंधन की सेनाओं को यहाँ कैद किया गया था। अलग अलग कुलों के 3000 से ज्यादा अमर राजाओं के चेहरे काफी उदास लग रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वे ह्यूमन टेरिटरी में नहीं आए थे, बल्कि उन्हें दूसरे टाइम स्पेस में ले जाया गया था और उनके पास इस स्पेस से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्या यह इंसानी कबीले की नींव है? हमें तुरंत दूसरे टाइम स्पेस में ले जाने के लिए ये जगह असल में क्या है? एक अमर राजा ने इस टाइम स्पेस में जाने का रास्ता या बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की।
दुर्भाग्य से इस पैरेलल टाइम स्पेस का विस्तार बहुत ज्यादा था। अमर राजा की शक्ति के बावजूद वे इलाके के केवल एक हिस्से को ही कवर कर सके। उन्हें नहीं पता था कि पूरे पैरेलल टाइम स्पेस को एक्सप्लोर करने में कितना समय लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान कभी इतनी ताकत पर भरोसा करके चुपचाप और बिना किसी की नजर में आए बड़ी संख्या में डार्कलैंड इम्मोर्टल राजाओं को मार डालते थे। डार्कलैंड के कई इम्मोर्टल राजा काफी गंभीर दिख रहे थे। वे इंसानों पर हमला कर रहे थे ताकि इंसानी जाति के रहस्यों को उजागर कर सके, ये समझ सके कि इंसान डार्कलैंड की पहचान जानने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे। अगर उन्हें कारण नहीं पता होता तो डार्कलैंड की क्षमता बेकार हो जाती। इसलिए इंसानियत की बुनियाद और ताकत को समझना उनके प्लान के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन कौन सोच सकता था कि हमला शुरू करने से पहले ही वे इंसानियत के जाल में फंस जाएंगे। पलक झपकते ही वे इस रहस्यमयी टाइम स्पेस में पहुंच गए थे। अब वे अपने दुश्मनों का पता भी नहीं लगा पा रहे थे। इंसानी ताकत उनके लिए डायमेंशनल कमी से कम नहीं थी। क्या इन विदेशी अमर राजाओं पर सच में डार्कलैंड के अमर राजाओं का कब्जा हो गया है? ऐसा लगता है कि डार्कलैंड द्वारा 5 सुपर क्लैन में घुसपैठ काफी गंभीर है, लेकिन इंसानियत पर हमला करने की हिम्मत करना पूरी तरह से जाल में फंसना है। इस समय स्थान में एक आकृति प्रकट हुई। वह झोल सुई थी। अपनी दिव्य इंद्रिय के एक झटके से उन्होंने तुरंत हर प्राणी की स्थिति को समझ लिया। बेशक उनका मुख्य ध्यान विदेशी अमर राजाओं पर था, जिनकी कुल संख्या 3200 थी। असल में 4 सुपर क्लैन से इम्मोर्टल किंग्स की आधी से ज्यादा कॉम्बैट पावर इसी जगह पर आई थी। अगर वह अभी भी इम्मोर्टल किंग रेल में होता तो इतने सारे डार्कलैंड इम्मोर्टल किंग्स से निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। हालांकि प्राचीन राजा क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। इन डार्कलैंड इम्मोर्टल किंग्स का सामना करते हुए उन्हें ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। खासकर ड्रीम रियल स्पेस टाइम में यह असल में उसका डोमेन था। डार्कलैंड इम्मोर्टल किंग्स के इस ग्रुप से निपटना आसान काम होगा। अगर मैं इन डार्कलैंड इम्मोर्टल किंग्स की ओरिजिन एनर्जी को खा सकूं, तो मेरी साधना जल्दी ही एंशिएंट किंग रियल परफेक्शन के लेवल तक पहुंच सकती है। ये डार्कलैंड इम्मोर्टल किंग्स सच में एक समय पर मिला आशीर्वाद है। झो सुई की आंखों में एक ठंडी चमक दिखी। वह काफी उत्साहित महसूस कर रहा था और उसने तुरंत रॉबरी थंडर वम को तैयार किया। गड़गड़ाहट टिल्ड आसमान के ऊपर कभी न खत्म होने वाले काले मुसीबत के बादल इकट्ठा हो गए और इस समय स्थान को ढक लिया। रॉबरी थंडर वम से भयानक स्वर्गीय मुसीबतें निकली, जिनमें एक विनाशकारी आभा थी। 16वें स्टेज पर पहुंचने के बाद रॉबरी थंडर वम की अंदरूनी इम्मोर्टल टेक्निक द ग्रेट किस थंडर मेथड अपने पीक पर पहुंच गई थी, जो इम्मोर्टल वर्ल्ड से आने वाली आसमानी मुसीबत जैसी थी और सब कुछ खत्म करने में काबिल थी। खासकर झो सुई के मैनिपुलेशन के तहत ये धरती हिला देने वाली ताकत के साथ आया। अगले ही सेकंड आसमान से भयानक काली मुसीबतें आईं और हर डार्कलैंड के अमर राजा पर हमला कर दिया। इस बार झो सुई ने एक साथ 3200 डार्कलैंड इम्मोर्टल किंग्स से निपटा, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सिर्फ वही इंसान ऐसा पागलपन वाला काम करने की हिम्मत कर सकता है जिसके पास पूरी ताकत हो। क्या कई डार्कलैंड इम्मोर्टल किंग्स के चेहरे बदल गए। शुरू में वे इस ड्रीम रियल स्पेस टाइम के एंट्री और एग्जिट को ढूंढ रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें एक जानलेवा संकट महसूस हुआ। भयानक काली मुसीबतें बहुत तेजी से टूट पड़ी। दुर्भाग्य से ग्रेट केस थंडर मेथड की स्पीड बहुत तेज थी। जब तक उन्हें पता चला तब तक काली मुसीबतें उन पर आ चुकी थी। बूम टिल्ड तुरंत वे हैरान रह गए और भयानक काली मुसीबतें शुरू हो गई। भयानक विनाशकारी शक्ति उनके शरीर में घुस गई, जिससे उनकी प्राइमोडियल स्पिरिट्स को नुकसान पहुंचा। इससे वे जोर से चीखने लगे और उन्हें बहुत दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर और आत्मा को अनगिनत चींटियां काट रही हों। हम पर हमला किसने किया? अगर तुम में हिम्मत है तो छिपो मत, हमसे सीधे मुकाबला करो। बेशर्म मानव जाति के अमर राजाओं, अभी बाहर आओ। डार्कलैंड के कई अमर राजा हैरान और गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि पिछली स्ट्राइक ने उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अगर डार्कलैंड की अनोखी बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी जबरदस्त ताकत न होती, शायद सिर्फ एक मुसीबत से ही वे खत्म हो जाते। फिर भी इस हमले के बाद उनकी ताकत आधी से भी ज्यादा हो गई। लेकिन झो सुई ने उनके श्राप पर ध्यान नहीं दिया और दूसरा हमला कर दिया। अमर तकनीक ड्रैगन हाथी जेल दमन। तुरंत आसमान में एक बड़ा हाथ दिखाई दिया, जो किसी सेलेस्टियल एम्परर की हथेली जैसा था, जिसमें ड्रैगन एलिफेंट रून्स भरे हुए थे, जैसे इस हथेली में एक बहुत बड़ा नरक जैसा डायमेंशन छिपा हो।
इस नरक के डायमेंशन की गहराई में अनगिनत बुरी आत्माएं और डेमन गॉड धुंधले तौर पर दिखाई दिए। जिस पर यह विशाल ताड़ का पेड़ दिखाई दिया, ऐसा लगा जैसे ये समय स्थान रुक गया हो। कई डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स चुप हो गए, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ऐसा नहीं है कि वे बोलना नहीं चाहते, लेकिन चारों ओर जो ऑरा निकला है वह बहुत डरावना है। स्पेस टाइम भी जम गया है, उनके शरीर हिल भी नहीं सकते। डोन, अचानक एक बड़ा ताड़ का पेड़ टूटकर कई अमर राजाओं पर गिर पड़ा। फिर इन डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स को तुरंत पकड़ लिया गया और हेल डायमेंशन की सबसे गहरी लेयर में दबा दिया गया। इसके तुरंत बाद उनके शरीर पर घनी नरक की जंजीरें उभर आईं, जो हर हिस्से में घुस गईं और तुरंत उनकी साधना को सील कर दिया। अच्छा नहीं है, इंसानी खानदान में इतने डरावने अमर राजा कैसे हो सकते हैं? यह कोई आम पुराने राजा नहीं है, वे पुराने अमर राजा हो सकते हैं या ताइकू अमर राजा भी हो सकते हैं। लेकिन ये युग इतनी जल्दी एक आदिम अमर राजा कैसे पैदा कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पुरानी सभ्यता का कोई ताइकू अमर राजा पहले ही इंसानी इलाके में आ चुका हो? कई डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स राख जैसे दिखते हैं, उन्हें लगता है जैसे ही हेल चेन उनके शरीर में घुसती है, उनकी पावर गायब हो जाती है और ये हेल चेन उनकी ओरिजिन एनर्जी भी निकाल रही है। अब वे न तो जी सकते हैं और न ही मर सकते हैं। इस बीच उन्हें नरक की जंजीरों से अलग अलग नरक की जगहों पर भी घसीटा जाता है और वे सब दब जाते हैं। यह ओरिजिन एनर्जी बहुत शुद्ध है, डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स के लायक है। जो उसुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, अपने ताओ फ्रूट में शानदार ओरिजिन एनर्जी को गहराई से महसूस किया। उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ रही थी, जैसे उसने कई केस क्रिस्टल खा लिए हों। मैं अब बहुत शक्तिशाली हूँ। जो उसुई ने बहुत ज्यादा उत्साहित होकर गहरी सांस ली। वह पहले तो सिर्फ पानी की जांच कर रहा था, फिर भी उसने आसानी से 3000 से ज्यादा डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स को दबा दिया। ये शक्ति बस अजेय है, और उसने गू डिवाइन बाउल की शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर कोई आदि अमर राजा भी उसके सामने खड़ा हो जाए तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक वह जानता है कि वह अभी भी अमर दुनिया में एक अजेय व्यक्ति नहीं है। कुछ पुराने अमर राजा अभी भी उसकी बराबरी कर सकते हैं। आखिरकार वे अनगिनत कॉस्मिक साइकिल से मौजूद हैं और बहुत ज्यादा ओरिजिन एनर्जी जमा कर रहे हैं। जाहिर है उनकी तुलना उससे नहीं की जा सकती, जो अभी अभी प्राचीन राजा का दर्जा पाया है। लेकिन जब तक वह मेहनत से खेती करते रहेंगे, उन फॉसिल्स तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। ये बचे हुए अमर प्राणी बस छोटी मोटी समस्याएं हैं। जो उसुई ने अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल किया और 4 सुपर कुलों के अनगिनत अमर प्राणियों को महसूस किया। उसका इन एलियन इमॉर्टल्स को मारने का कोई इरादा नहीं है। असली दुश्मन डार्क क्लैन के कल्टीवेटर हैं। उन्हें तो बस डार्क क्लैन ने मैनिपुलेट किया था। अगर वह सच में उन्हें खत्म कर देता है तो इससे डार्क क्लैन को फायदा होगा। हालांकि उन्हें जाने देना असल में नामुमकिन है। अगर वे ह्यूमन कबीले पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें नतीजों के लिए तैयार रहना होगा। यह मौत की दया है, लेकिन सजा से बचा नहीं जा सकता। बस उन्हें कुछ समय के लिए ड्रीम रियल्म स्पेस टाइम में कैद कर दो, फिर वे ड्रीम रियल्म मार्क के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। तब तक उनकी आत्मा की याददाश्त आसानी से बदली जा सकती है। इस तरह वे इंसानी कबीले के प्रति वफादार बन जाते हैं। जो उसुई ने तुरंत फैसला किया। आखिरकार ये एलियन इमोर्टल दुनिया के एलीट हैं और भविष्य में वे डार्क क्लैन के खिलाफ मुख्य ताकत होंगे, इसलिए उन्हें इस तरह नहीं मरना चाहिए। अगर उन्हें ठीक से सुधारा जाए तो वे उसके तेज ब्लेड बन जाएंगे। गड़गड़ाहट टिल्ड। अचानक ड्रीम सोल गो की शक्ति एक्टिवेट हो गई। एक अदृश्य आत्मा की लहर ने हर एलियन इमोर्टल को घेर लिया। चुपचाप उनके शरीर पर ड्रीम रेल्म का निशान दिखाई दिया। उन्हें पता नहीं था कि वे ड्रीम सोल गो के कंट्रोल में आ गए हैं। ये 16वें स्टेज ड्रीम सोल गो की ताकत है। खासकर हाल ही में इसने ह्यूमन टेरिटरी में बहुत ज्यादा सोल एनर्जी खर्च कर दी है। इससे ड्रीम सोल गो की शक्ति बहुत बढ़ गई, जो पहले से कहीं ज्यादा थी। ... इस बीच डेमन क्लैन, द प्रिजन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस के मिलने पर पुराने राजा इकट्ठा हुए। उनके चेहरे बहुत गंभीर थे। इनके नेतृत्व में गोल्डन ड्रैगन किंग, आइस प्रिजन किंग, ब्लड सी किंग और यम किंग हैं। वे असल में ये प्लान बना रहे थे कि अपने कबीलों में घुसपैठ करने वाले डार्क ट्राइब के पुराने राजाओं से कैसे निपटा जाए। किसने उम्मीद की होगी कि कई अमर राजा इंसानी कबीले पर हमला करेंगे, जिससे एक ऐसा युद्ध छिड़ जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ। उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा। धत्तेरे की ये कमीने क्या सोच रहे हैं? क्या वे चाहते हैं कि सभी 5 सुपर क्लैन पूरी तरह से खत्म हो जाएं? ह्यूमन क्लैन के खिलाफ जंग छेड़ने से जीतने पर भी
नुकसान बहुत ज्यादा होगा। आइस प्रिजन किंग दांत पीसता है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। भले ही वह एक प्राचीन राजा है, वह प्रिजन क्लैन को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। एक तरह से 5 सुपर क्लैन का अंदरूनी स्ट्रक्चर एक जैसा है, जिसे काफी हद तक अलग अलग इमोर्टल किंग्स कंट्रोल करते हैं। किसी के पास पूरा कंट्रोल नहीं है। पहले ट्रू स्पिरिट अलायंस का अलायंस हायर ऑफ जियानमू था, लेकिन अफसोस की बात है कि जियानमू की मौत के बाद से ट्रू स्पिरिट अलायंस बिखर गया है और पूरे अलायंस को एक करने के लिए कोई इमोर्टल किंग नहीं है। इस तरह उसके पास दूसरे अमर राजाओं के कामों पर असर डालने का कोई तरीका नहीं है। ये निश्चित रूप से एक डार्क क्लैन की साजिश है। शायद ज्यादातर अमर राजाओं पर डार्क क्लैन ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। कुछ अमर राजा हैं जिन्हें पता नहीं है, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया है और वे सिर्फ साथ चल सकते हैं। ब्लडसी किंग ने बेबसी से कहा, आज तक भी वे डार्क क्लैन के कब्जे वाले हर अमर राजा का पता नहीं लगा पाए हैं। आखिरकार डार्क क्लैन की पोजीशन एबिलिटीज बहुत एडवांस्ड हैं। अगर उन्हें कुछ गड़बड़ भी दिखे तो भी वे लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते। नहीं तो इससे अंदरूनी अशांति फैल सकती है, जिससे पूरा कबीला टूट सकता है। इसलिए भले ही उन्हें पता हो कि डार्क क्लैन के अमर राजा ही परछाई में परेशानी खड़ी कर रहे हैं, फिर भी वे बेबस हैं। इस स्थिति के बारे में जानने का क्या फायदा? अब कई अमर राजाओं ने पहले ही मानव कुल पर हमला करना शुरू कर दिया है। भले ही हमारे 4 सुपर क्लैन बहुत सारे हैं, क्या ह्यूमन क्लैन को भड़काना इतना आसान है? आप सभी ने ह्यूमन क्लैन के 5 एलिमेंट्स और 5 डायरेक्शंस फॉर्मेशन को देखा है। ये बिना किसी शक के 8 स्टेज वाला अमर एरे है, जो हमारे 4 सुपर क्लैन से भी बेहतर है। अगर आप 5 इनेट ट्रेजर्स की पावर जोड़ दे तो एरे की पावर इन्फिनिटी तक बढ़ जाती है। कभी कभी सिर्फ संख्या जीत की गारंटी नहीं होती। यमराज ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 4 सुपर क्लैन की घेराबंदी से ह्यूमन क्लैन आसानी से कुचल दिया जाएगा। अगर ह्यूमन कबीले को हराना इतना आसान होता तो वे इतने सालों तक इमोर्टल दुनिया में मजबूती से खड़े नहीं रह पाते। ये कहा जा सकता है कि ह्यूमन क्लैन की अटैकिंग कैपेबिलिटी में कमी है, लेकिन उनका डिफेंस बेशक 5 क्लैन में सबसे ऊपर है। जब तक ह्यूमन क्लैन अपने इलाके पर मजबूती से कब्जा बनाए रखता है, दूसरे इमोर्टल राजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कई बार ह्यूमन कबीले की जबरदस्त डिफेंसिव पावर देखी है, लेकिन एक बात बहुत अजीब है, हमारे 4 सुपर क्लैन ह्यूमन क्लैन को क्यों घेर रहे हैं? आमतौर पर ह्यूमन क्लैन को भी हमारी तरह ही होना चाहिए, जो डार्क क्लैन के अमर राजाओं के हमलों का सामना करता है। यहाँ तक कि पुराने इंसानी राजाओं को भी डार्क क्लैन ने शिकार बनाया, उन्हें दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर किया गया। क्या इंसानी अमर राजाओं ने ऐसी स्थितियों का सामना नहीं किया है? गोल्डन ड्रैगन राजा को ये बहुत अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ह्यूमन क्लैन में कोई डार्क क्लैन इमोर्टल किंग नहीं थे, इसीलिए डार्क क्लैन ने उन्हें खास तौर पर टारगेट किया था। उसे लगा कि शायद उसे कुछ सच्चाई पता चल गई है। इस बारे में मैं भी बहुत उलझन में हूँ। शायद ह्यूमन कबीले ने हमला करने वाले डार्क कबीले के अमर राजाओं को खत्म करने के लिए कुछ शक्ति हासिल कर ली है। इससे डार्क क्लैन के अमर राजा गुस्सा हो गए होंगे और वे ह्यूमन क्लैन पर हमला करने के लिए मजबूर हो गए होंगे। अगर यह सच है तो ह्यूमन कबीले की कंट्रोल वाली पावर बहुत ज्यादा होगी। यम राजा ने भी सिर हिलाया। सच में उनके भी ऐसे ही विचार थे। उन्हें शक था कि ह्यूमन क्लैन के पास डार्क क्लैन के अमर राजाओं को पहचानने और अंदरूनी खतरों को खत्म करने का कोई तरीका हो सकता है। इसीलिए 5 पुराने इंसानी राजाओं ने पुनर्जन्म चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि इंसानी कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, जिससे उन्हें मन की शांति मिलेगी। भविष्य में ह्यूमन क्लैन के लिए किसी भी अनहोनी घटना के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, फ्रंट लाइन से एक रिपोर्ट आई है। ऐसा लगता है कि 4 सुपर क्लैन का हमारा गठबंधन पूरी तरह खत्म हो गया है। 3000 अमर राजाओं समेत सभी सैनिक ह्यूमन टेरिटरी में पूरी तरह से गायब हो गए हैं। इस समय एक पुराने राजा को तुरंत इससे जुड़ी जानकारी मिली। उसका चेहरा बहुत उलझा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी ही रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या? इन शब्दों पर इकट्ठा हुए पुराने राजा बहुत डर गए और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि ह्यूमन कबीले को इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकेगा। लेकिन 4 सुपर क्लैन का गठबंधन, जो उनकी लगभग आधी ताकत को दिखाता है, उसे ह्यूमन क्लैन खत्म नहीं कर सकता था, है ना? ज्यादा से ज्यादा वे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे। लेकिन अब घटनाओं का डेवलपमेंट उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। न केवल ह्यूमन कबीले को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनके गठबंधन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। गायब हो गए
पक्का वे मरे नहीं हैं? गोल्डन ड्रैगन किंग ने शांति से पूछा। ये पता लगाना कि वे अमर लोग मर चुके हैं या नहीं असल में बहुत आसान है, उनके लाइफ सोल फ्लेम को चेक करके। अगर कबीले में बची हुई लाइफ सोल फ्लेम बुझी नहीं है तो वे मरे नहीं हैं। इसका मतलब है कि अभी भी ठीक होने का मौका हो सकता है। वे मरे नहीं हैं, उनकी लाइफ सोल फ्लेम सही सलामत है और उसके बुझने का कोई निशान नहीं है। तो मुझे शक है कि ह्यूमन कबीले ने उन्हें कैद करने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल किया होगा। शायद उन्हें किसी दूसरे डायमेंशन में भी सील कर दिया जाए। उस पुराने राजा ने गहरी आवाज में अपनी हाइपोथेसिस शेयर की। क्या आप सोच सकते हैं कि वे हमारे 4 सुपर क्लैन की सेना को तुरंत दूसरे समय और जगह पर भेज सकते हैं? और इसमें 3000 से ज्यादा अमर राजा शामिल हैं। इंसानी कबीले के पास जो तरीके हैं वे सच में हैरान करने वाले हैं। अगर आज की घटना नहीं हुई होती तो शायद ह्यूमन क्लैन ने इसका खुलासा नहीं किया होता। आइस प्रिजन किंग भी बहुत हैरान था। भले ही कोएलिशन के इमॉर्टल्स मरे नहीं हैं, फिर भी हालात शायद अच्छे नहीं हैं। दूसरे टाइम स्पेस में ह्यूमन कबीले के इलाके में कैद होना। इस तरह ह्यूमन कबीले के अलग अलग तरीकों से गठबंधन शायद टिक न पाए। हमें ह्यूमन कबीले को रोकने के लिए काम करना होगा। अगर पूरा कोएलिशन ह्यूमन क्लैन द्वारा मारा जाता है तो हमारे 4 सुपर क्लैन की ताकत आधी हो जाएगी। फिर क्या ह्यूमन क्लैन हावी नहीं हो जाएगा? चाहे कुछ भी हो, हमें ह्यूमन क्लैन से इन क्लैन मेंबर्स को रिहा करवाना होगा। ब्लडसी किंग बोला। इस समय वो ह्यूमन कबीले की ताकत को लेकर बहुत डरा हुआ था। हालांकि डार्क क्लैन स्वर्ग और कई क्लैन में सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर ह्यूमन क्लैन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो यह उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन क्लैन जरूर कई रिसोर्स पर कब्जा कर लेगा। अगर 4 सुपर क्लैन का गठबंधन पूरी तरह हार जाता है तो भविष्य में ह्यूमन क्लैन का सामना करने पर उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें ह्यूमन कबीले के सामने झुकने, समर्पण करने और वफादारी की कसम खाने के लिए मजबूर किया गया। वह ऐसी चीजें होते नहीं देखना चाहता था। आप सही कह रहे हैं, यह मामला सच में हमारी गलती है कि हमने उन अमर राजाओं को ठीक से मैनेज नहीं किया। लेकिन ह्यूमन कबीले का मकसद हमारे लोगों को खत्म करना या हमारी ताकत को खत्म करना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डार्क क्लैन के हमले का सामना करते हुए ह्यूमन क्लैन को बड़े एजेंडे को प्राथमिकता देनी चाहिए और दूसरे इमोर्टल किंग्स को नहीं मारना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग इस बात से पूरी तरह सहमत थे। वह ह्यूमन कबीले का दबदबा भी नहीं देखना चाहता था। सबसे अच्छा सिनेरियो 5 सुपर क्लैन के बीच बैलेंस बनाना है, जो सभी के लिए फायदेमंद होगा। सच कहूं तो वह भविष्य में ह्यूमन कबीले के आदेशों का पालन नहीं करना चाहता था। एक जनजात सच्ची आत्मा होने के कारण ये खुद को किसी के आगे झुकने नहीं देगी। एक पल में कई पुराने राजाओं ने फैसला किया कि वे मिलकर इंसानी कबीले पर सीज़फायर का दबाव डालेंगे। बूम टिल्ड। लेकिन इसी समय अलग अलग खानदानों के पुराने राजाओं के सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई जो उन्हें नीचे देख रही थी, और उसमें से आसमानी सम्राट की आभा निकल रही थी, मानो सैकड़ों अरबों लाइट ईयर्स के अंदर का स्पेस टाइम जम गया हो। कई अमर राजाओं को बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ, जैसे वे पूरी दुनिया को अपने कंधों पर उठा रहे हों, जिससे जमीन दह गई और गड़गड़ाने लगी। आप सभी को मानव कुल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे ह्यूमन क्लैन से बातचीत करने का प्लान नहीं बना रहे थे? मैं सीधे आ गया। वहां खड़ा व्यक्ति असल में झोऊ सुई था। उसने टेलीपोर्टेशन इंसेक्ट की पावर का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही 4 सुपर क्लैन के मिलने की जगह पर पहुंच गया, जहां 20 पुराने राजा और कई अमर राजा इकट्ठा हुए थे। कोई यह कह सकता है कि चारों सुपर क्लैन की ज्यादातर लड़ने की ताकत यही थी। आप कौन हैं? क्या आप मानव कुल के नए उभरे हुए प्राचीन राजा हैं? गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरे ताकतवर लोग झोऊ सुई पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। वे कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्होंने झोऊ सुई को पहले कभी नहीं देखा था और न ही वह इंसानी कबीले का कोई जाना माना पुराना राजा था। वह अमर राजा भी नहीं था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इंसानी कुल का ये पुराना राजा कहाँ से आया है। क्या ये मानव कुल की छिपी हुई ताकत हो सकती है? अगर ऐसा है तो इंसानी कबीला खुद को बहुत ज्यादा छिपा रहा है, यहाँ तक कि अपने पुराने राजाओं को भी छिपा रहा है। अनगिनत सालों से ऐसी पावर को एक्टिवेट भी नहीं किया गया है। वे इंसानी कुल के इस पुराने राजा की ताकत को महसूस कर सकते थे, जो सब पर हावी था। यहाँ तक कि पहले के ताई इमोर्टल किंग भी इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते थे जिसका उन्होंने सामना किया। आप मुझे जुबान हुआन ताओइस्ट कह सकते हैं। अभी मैं मानव सम्राट हूँ। अमर दुनिया बहुत लंबे समय से अस्त व्यस्त बिखरी हुई है। हर कबीला युद्ध में है और बुरे इरादे रखता है। डार्क क्लैन धीरे धीरे जाग रहा है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये युग डार्क क्लैन द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। अनगिनत कॉस्मिक चक्रों के निष्कर्षों को दोहराना, जो हम में से किसी के लिए भी अच्छा नतीजा नहीं है। इसलिए मैंने इस युग में सभी कुलों की शक्ति को एक करने के लिए अमर दुनिया को एकजुट करने का फैसला किया है। इसलिए मुझे आप सभी की ताकत की जरूरत है। झो उसुई अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था और सीधे कई अमर राजाओं से बात कर रहा था और अपने इरादे बता रहा था। बकवास, अमर दुनिया को एक करो। अगर आपका ह्यूमन कबीला अमर दुनिया को एक कर दे तो क्या हम सभी को ह्यूमन कबीलों के राज के आगे झुकना पड़ेगा? तुम बस सपना देख रहे हो। ब्लड सी किंग ने गुस्से से कहा। भले ही डार्क क्लैन सभी क्लैन का दुश्मन था, लेकिन उसने ह्यूमन क्लैन के दबदबे में रहने से मना कर दिया और सवाल किया कि ह्यूमन क्लैन उनके डेमन क्लैन पर जुल्म क्यों कर सकता है। वह ऐसा कुछ होने नहीं देगा। मैं यहाँ आपकी राय पूछने नहीं आया हूँ। यह अमर दुनिया में शांति का मामला है। चाहे आप डेमन क्लैन हो, प्रिजन क्लैन हो, डेमन क्लैन हो या ट्रू स्पिरिट अलायंस हो, कोई भी ह्यूमन क्लैन द्वारा प्रस्तावित शांति को अस्वीकार नहीं कर सकता। तुम जैसे मूर्खों को, जो सुधार से परे हैं, एक बड़ी चेतावनी के लिए एक छोटी से सबक की जरूरत है। झो उसुई ने ब्लड सी किंग को बेपरवाही से देखा। बूम! जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने एक चाल चली। स्वर्ग के सम्राट की जेल की हथेली की अमर कला। एक दिव्य सम्राट की हथेली आसमान से नीचे उतरी, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी जमा हो रही थी। ये बहुत बड़ी हथेली एक दुनिया को कैद करती हुई लग रही थी, जिसमें ड्रैगन हाथी की बेमिसाल ताकत थी। जैसे ही ये दिखाई दिया, इसने यहाँ स्पेस टाइम को फ्रीज कर दिया। क्या? ब्लड सी किंग का चेहरा एकदम बदल गया। उसने पाया कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है। स्पेस टाइम की भयानक ताकत से दबा हुआ है और उसका शरीर पूरी तरह से लॉक हो गया है। हालांकि वह पहले से ही एक पुराना राजा था, लेकिन इस डरावनी ताकत के सामने वह बेबस था। इसने ह्यूमन रेस इमोर्टल किंग को तब महसूस किया जब वह सिर्फ एक साधारण पुराना राजा नहीं था, शायद एक पुराने इमोर्टल किंग के लेवल तक पहुंच गया था। नहीं तो इसमें इतनी जबरदस्त ताकत नहीं हो सकती थी। ये साफ था कि तुलना में ये कितना पीछे था। टकराना! अगले ही सेकंड ब्लड सी किंग को जमीन पर पटक दिया गया। उसका पूरा शरीर सेलेस्टियल एम्परर की हथेली में आ गया। जैसे एक चींटी किसी विशालकाय की हथेली में गिर जाए। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, स्वर्गीय सम्राट की पकड़ से बच पाना नामुमकिन था। ये स्वर्गीय सम्राट के जेल पाम की अमर कला की शक्ति है। एक बार जब ये खुल जाता है तो इस समय और जगह सेलेस्टियल सम्राट का पिंजरा बन जाता है, जो किसी भी दुश्मन को कैद कर सकता है। जब तक दुश्मन के पास झो सुई से कहीं ज्यादा ताकत न हो, तब तक बचना नामुमकिन है। दुर्भाग्य से प्राचीन राजा सहित वहां मौजूद किसी भी अमर राजा के पास उससे ज्यादा शक्ति नहीं थी। झो सुई की नींव बहुत गहरी है, किसी पुराने राजा से कम सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा, लेकिन बिल्कुल भी उसी लेवल पर नहीं। धर तेरी की! ब्लड सी किंग ने बहुत संघर्ष किया, यहाँ तक कि भागने के लिए ब्लड सी डुप्लीकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। जब तक खून की एक बूंद बच सकती है, वह कहीं और जल्दी से रीजनरेट हो सकती है। दुर्भाग्य से झो सुई ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। बूम! टिल्ड हल्के से पकड़कर झो सुई ने तुरंत ब्लड सी किंग को पकड़ लिया और उसे एक नरक जैसे प्लेन में फेंक दिया और उसे एक पल में सील कर दिया। झो सुई के लिए अब एक पुराने राजा के लेवल पर अपनी पहचान बनाना एक आसान और जाना पहचाना काम था। क्या? ये सीन देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरे पुराने राजाओं के चेहरे बदल गए, क्योंकि वे ब्लड सी किंग की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि लड़ाई की ताकत के मामले में कई अमर राजाओं में सबसे ताकतवर नहीं, फिर भी ब्लड सी किंग को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अब पलक झपकते ही ब्लड सी किंग को पकड़ लिया गया और उसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। अगर किसी ने यह न देखा हो तो कौन ऐसी मजेदार बात पर, सच में अजीब बात पर यकीन करेगा? इस प्राचीन मानव राजा की ताकत किस लेवल तक पहुंच गई है। एक पल के लिए सभी एलियन इमोर्टल किंग्स सीरियस हो गए, सभी हाई अलर्ट पर थे। अगर वे लापरवाह रहे तो वे ब्लड सी किंग के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एक साथ हमला करो! झो उसुई ने शांति से कई अमर राजाओं को देखा, उसका लहजा बहुत शांत था। तुम बहुत घमंडी हो, क्योंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इन शब्दों से गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरे अमर राजा बहुत गुस्सा हो गए। भले ही वे अनगिनत साल जी चुके थे, झो सुई के शब्दों ने उन्हें पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। वे बहुत ज्यादा थे और साफ तौर पर उन्हें फायदा था। फिर भी यह छोटा लड़का अकेले ही इतना घमंडी था। साफ है कि आप उन्हें बहुत कम आंक रहे हैं।
उन्हें लगता था कि वे इस कमीने के मैच नहीं थे, इसलिए ऐसे शब्द कहे। मिट्टी में भी कुछ आग होती है, इन ऊंचे पद वाले अमर राजाओं की तो बात ही छोड़िए। बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एक पल में गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरे अमर राजाओं ने हमला कर दिया और अपने शरीर से अमर राजा केव हेवंस को बाहर निकाला, जिससे भयानक एनर्जी 1 अरब लाइट ईयर तक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्पेस टाइम ब्लास्ट करके अलग हो रहा है, जिससे अरबों लाइट ईयर्स तक फैले स्पेस टाइम रिफ्ट्स बन रहे हैं। इस आभा से जमीन चकनाचूर हो गई, जो अरबों लाइट ईयर तक फैली हुई थी, और डरावनी खाया बन गईं। कुछ ने किंग ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल किया, कुछ नंगे हाथों थे, कुछ ने इमोर्टल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। फिर भी उनकी शक्तियां दाव के पास ही पहुंच गईं। मिलकर अमर राजाओं के पास दुनिया खत्म करने वाली ताकत थी। बहुत कमजोर, पूरी तरह से अयोग्य। इस लेवल पर डार्क क्लैन को हराना नामुमकिन है। झो उसुई ने शांति से एलियन अमर राजाओं को देखा, बिना हिले, और तुरंत एक सर्वोच्च अमर तकनीक, महान भक्षण तकनीक का उपयोग किया। उसके शरीर के सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन गया, जिससे खाने की जबरदस्त ताकत पैदा हुई। ऐसा लगता था कि यह एक ऐसा ब्लैक होल है जो सब कुछ खत्म कर देता है और खा जाता है, जैसे ब्रह्मांड की एकता। बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एक के बाद एक इमोर्टल किंग लेवल की इमोर्टल टेक्निक्स झो सुई की ओर फोनी, उसे पूरी तरह से चकनाचूर करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे ब्लैक होल के पास पहुंचे, वे तुरंत मुड़ गए। सारी अनलिमिटेड एनर्जी खत्म हो गई और झो सुई की केव हेवन वर्ल्ड में चली गई। एक आम अमर राजा के लिए ऐसी एनर्जी लेने से शरीर फट सकता है, गुफा स्वर्ग की दुनिया में धमाका हो सकता है। लेकिन झो सुई के अमर राजा गुफा स्वर्ग को एनर्जी की बहुत ज्यादा इच्छा थी। भले ही अनलिमिटेड न हो, फिर भी इन अमर राजाओं की मिलीजुली एनर्जी उसकी गुफा स्वर्ग की दुनिया को तोड़ने के लिए काफी नहीं थी। इसके बजाय इससे उनकी खेती थोड़ी बढ़ गई। ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। सिर्फ एक इमोर्टल टेक्निक और हमारी सारी टेक्निक ब्लॉक हो गई। ये देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरे अमर राजा हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। इसमें कोई हैरानी नहीं कि यह इंसानी अमर राजा इतना घमंडी था और उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि यह घमंड नहीं बल्कि पूरा कॉन्फिडेंस था। विरोधी की ताकत सच में उनसे पूरी तरह से ज्यादा थी। अगर यह इंसानी अमर राजा भी दावा करे कि वह एक पुराना अमर राजा है, तो भी उन्हें अजीब नहीं लगेगा। ग्रेट पॉइजन स्किल। झो उसुई ने निर्णायक रूप से काम किया, जिससे गोल्डन लाइट थाउजेंड पॉइजन गू की शक्ति जागृत हुई। 16वें स्टेज पर पहुंचने के बाद गोल्डन लाइट थाउजेंड पॉइजन गू का जहर अमर दुनिया के शिखर तक पहुंच गया, यहाँ तक कि अमर राजाओं को भी जहर देकर मारा जा सकता था। और ग्रेट पॉइजन स्किल के साथ इसमें बहुत ताकत थी। टकराना। एक पल में सुनहरी रोशनियां चमक उठी, एक सुंदर सुनहरा आग बनाते हुए, जैसे हेवनली डव का रास्ता जो सोच से भी ज्यादा तेज गति से चल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे समय का बहाव रुक गया हो। इससे पहले कि दूसरे कुलों के ये अमर राजा कुछ कर पाते, सुनहरी किरणें आसानी से उनके शरीर में घुस गईं, जिससे उनका खून बहने लगा। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो ठीक रहता। आखिरकार अमर राजाओं के पास अमरता का शरीर होता है और ऐसी छोटी मोटी चोटें पलक झपकते ही ठीक हो सकती हैं। लेकिन गोल्डन लाइट थाउजेंड पॉइजन गू में प्राचीन राजा लेवल के टॉक्सिन होते हैं। एक बार लगने पर व्यक्ति को जहर लग जाता है। ये खत्म हो गया है। ये प्राचीन राजा लेवल का टॉक्सिन है। यह इंसानी नस्ल का अमर राजा सच में जहर इस्तेमाल करने में माहिर है। उसे प्राचीन राजा लेवल की टॉक्सिन कहाँ से मिले? क्या वे बहुत पहले खत्म नहीं हो गए थे? गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे अमर राजा राख जैसे दिख रहे थे। उन्हें अपने शरीर में फैलते डरावने टॉक्सिन महसूस हो रहे थे, जैसे ये टॉक्सिन अपनी मर्जी से जिंदा हो गए हों। यह न केवल उनके शरीर को बल्कि उनकी आत्मा को भी खराब कर रहा है। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनके अंदर की ओरिजिन एनर्जी ज्यादातर दब गई है। एक पल में ही जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया। उस पल हर अमर राजा पर काली जहरीली लाइनें दिखाई दी और जहर की हर बूंद अनगिनत जीवों को मारने के लिए काफी थी, दुनिया में सारी जिंदगी खत्म करने के लिए काफी थी और कभी न खत्म होने वाली जान को खत्म कर रही थी। पुराने राजाओं के लिए इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अगर वे दोबारा जन्म भी लेते तो यह जहर उनके साथ जन्म जन्म के चक्र में भी रह सकता था, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। और यह 16वें ऑर्डर गोल्डन लाइट थाउजेंड पॉइजन गू का आतंक है। शुवा नहुआंग ताओइस्ट, क्या तुम सच में आपसी तबाही चाहते हो? गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरे अमर राजा दोनों हैरान और गुस्से में थे। उन्हें इस जहर का डर महसूस हुआ। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वे भी जिंदा जहर से मर सकते थे। ये रहस्यमयी इंसानी नस्ल का अमर राजा बहुत डरावना था। उनकी तुलना में
पिछले ताई अमर राजा और दूसरे भी जिक्र के लायक नहीं थे, बस कल्पना से परे थे। आपसी विनाश, आप क्या कर सकते हैं? झो उसुई मुस्कुराया और विदेशी अमर राजाओं के इस ग्रुप को शांति से देखा और आराम से कहा, ये जगह हमारे 4 कुलों के इलाके में है। भले ही हम आपके मैच न हों, हम किसी भी समय अपने क्लैन के 8th ऑर्डर इमॉर्टल अरे को एक्टिवेट कर सकते हैं। तब तक, चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों न हों, आप हमारे विरोधी नहीं होंगे। गोल्डन ड्रैगन राजा ने धमकी दी। उसके पास 4 सुपर कुलों का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता 8वां क्रम अमर सरनी लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार एक्टिवेट होने पर इसकी शक्ति ताइको इमोर्टल किंग के बराबर होगी। बेशक हर एक्टिवेशन के लिए ओरिजिन एनर्जी की बहुत ज्यादा खपत होती थी। अगर यह बिल्कुल जरूरी न हो तो वे इसे आसानी से एक्टिवेट नहीं करेंगे, बल्कि इसे आखिरी तरीके के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए वे अब और हिचकिचा नहीं सकते थे। ट्रू स्पिरिट अलायंस के 8वें ऑर्डर के अमर ग्रुप को हुनयुवान हेलुओ ग्रेट फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसे एक पुरानी ट्रू स्पिरिट ने बनाया था, जिसे एक असली खजाना हेतु लुओशु मिला था। यह 8वें क्रम का अमर समूह अमर दुनिया के पुराने पहाड़ों और नदियों की नकल में बनाया गया है, जिसमें अनगिनत चीजें हैं। और अंदरूनी खजाने हेतु लुओशु में पहाड़ों और नदियों, बड़ी नदियों या समुद्रों और आसमान, पक्षियों और जानवरों, मछलियों और कीड़ों की ज्योग्राफी शामिल है, जो अमर दुनिया के बदलावों को बदलते हैं। इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि इस लाइन में समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता। बर्फ के पहाड़ समुद्र बन जाते हैं, समुद्र शहतूत के खेत बन जाते हैं। हेतु पर बनी कल्पनाएं पल भर में हजारों बार बदलती हैं, जिंदगी और मौत के साथ फैलती और सिकुड़ती हैं, मानो युग बीत गए हों, जैसे अनगिनत मुसीबतें आई हों। इसी कारण से 8वें क्रम के अमर समूह के साथ सच्चा आत्मा गठबंधन चट्टान की तरह स्थिर है। 8वें क्रम के अमर सरनी को सक्रिय करें। अगर आपके पास कोई तरीका है तो आप उसे आजमा सकते हैं। देखें कि क्या आप अभी भी 8वें ऑर्डर के अमर एरे को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सुनकर झो उसुई अपने हाथ पीछे करके खड़ा हो गया और हंसने लगा। अभी अभी उसने 16वें ऑर्डर के एरे हॉट गू को भेजा था और आसानी से 4 सुपर क्लैन के 8वें ऑर्डर के अमर एरे पर कंट्रोल कर लिया था। कोई कह सकता है कि अब वह 5 क्लैन के 8वें ऑर्डर के अमर एरे का असली कंट्रोलर है। दूसरे लोग 8वें ऑर्डर के अमर एरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। असंभव। ये शब्द सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने पहले हुनयुवान हेलुओ ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन वह इस 8वें ऑर्डर के इमोर्टल एरे से बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था कि इसे 8वें क्रम के अमर सरनी ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। इससे पहले कि इंसानी नस्ल अमर राजा झांसा न दे, इसके बजाय उसने चुपचाप ट्रू स्पिरिट अलायंस के 8वें ऑर्डर के अमर समूह पर कंट्रोल कर लिया था। ये कैसे हो सकता है? हमारे प्रिजन क्लैन के 8वें ऑर्डर के अमर ग्रुप परगेटरी 10 एक्सट्रीम्स फॉर्मेशन ने कंट्रोल कैसे खो दिया? आपने हमारे प्रिजन क्लैन के 8वें ऑर्डर के अमर ग्रुप पर कब्जा किया। आइस प्रिजन किंग को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसे ये भी पता चला कि वह प्रिजन क्लैन के 8वें ऑर्डर के अमर एरे को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो यकीन नहीं होता और सोच से भी परे था। ये जानना चाहिए कि प्रिजन क्लैन के 8वें ऑर्डर के अमर ग्रुप का नाम परगेटरी 10 एक्सट्रीम्स फॉर्मेशन है। ये 10 एरे से बना है, जिनके नाम है स्काई टर्मिनेशन फॉर्मेशन, अर्थ फ्यूरी फॉर्मेशन, विंडरोवर फॉर्मेशन, आइस एरे, गोल्डन लाइट फॉर्मेशन, ब्लड ट्रांसफॉर्म फॉर्मेशन, फियर्स फ्लेम फॉर्मेशन, सोल फॉल फॉर्मेशन, रेड वाटर फॉर्मेशन, रेड सैंड फॉर्मेशन। एक बार एक्टिवेट होने पर इसका मतलब है पक्की मौत, जिससे पक्का विनाश होगा। इसलिए कोई भी प्रिजन क्लैन के इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं करता। शुरू से ही प्रिजन क्लैन 5 सुपर क्लैन में सबसे खतरनाक जगह रही है। लेकिन अब इस 8वें क्रम के अमर समूह का कंट्रोल इंसानों ने ले लिया है, जो बहुत ही अजीब बात है। उसे पता ही नहीं चला कि ऐसा कब हुआ। हमारे डायमंड क्लैन का 8वां ऑर्डर इमोर्टल एरे 10,000 डायमंड स्काई रीचिंग फॉर्मेशन खत्म हो गया है, एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। इस घटिया इंसानी नस्ल ने हमारे डायमंड कबीले के खिलाफ कब से साजिश रचनी शुरू कर दी। दानव वंश का प्राचीन राजा पोसो राजा बहुत ही गंभीर दिख रहा था। ऐसा लगता है कि ह्यूमन क्लैन सच में डरावना है। कोई नहीं जानता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन असल में उन्होंने दूसरे 4 बड़े सुपर क्लैन के खिलाफ साजिश रची थी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि वे असल में सफल हो गए, और उनमें से किसी को भी जरा भी जानकारी नहीं थी। अब तक ह्यूमन कबीले ने आखिरकार अपने असली इरादे बता दिए हैं। हालांकि ये जानते हुए कि अब बहुत देर हो चुकी है, बदले की कोई गुंजाइश नहीं है।
हमारे डेमन कबीले के 9 कर्व्स येलो रिवर फॉर्मेशन का भी संपर्क टूट गया है। इंसानी कबीले के पास सच में बहुत अच्छी टैक्टिक्स हैं। वे चुपचाप हमारे 4 कबीले के 8 स्टेज वाले अमर एरे पर कब्जा कर सकते हैं। इसे पूरा करने के लिए आपने क्या तरीका इस्तेमाल किया? दानव कुल के प्राचीन राजा यमराज ने भी गहरी सांस ली। उनका दिल बेचैन था, वे समझ नहीं पा रहे थे। ये जानना जरूरी है कि डेमन कबीले का 8 स्टेज वाला अमर समूह, 9 कर्व वाला येलो रिवर फॉर्मेशन बहुत डरावना है। इस बनावट के अंदर 3 तत्व हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के अजूबों को छिपाते हैं। कंफ्यूजन की अमर गोली है, बंद करने वाली अमर तकनीक है। यह अमर लोगों की आत्माओं को खो सकती है, अमर लोगों की आत्माओं को खत्म कर सकती है, अमर लोगों के रूपों को फंसा सकती है, अमर लोगों की आभा को नुकसान पहुंचा सकती है, अमर लोगों के मूल को खो सकती है, अमर लोगों के अंगों को खराब कर सकती है। अमर प्रवेश करते हैं और नश्वर बन जाते हैं, नश्वर प्रवेश करते हैं और तुरंत नष्ट हो जाते हैं। 9 मोड़ों के अंदर कोई सीधा रास्ता नहीं है। मोड़ सृष्टि के अजूबों को पूरा करते हैं, अमर लोगों की राज निकालते हैं। भले ही कई अमर राजा अंदर आ जाएं, वे बच नहीं सकते। इस 8 स्टेज वाली अमर सरनी पर भरोसा करके दानव कबीले का इलाका भी ऐसी जगह है जहां से वापसी नहीं होती। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी इतने भयानक अमर समूह को इंसानी कबीले ने चुपचाप कंट्रोल किया हुआ था। यह ऐसी बात नहीं है जिसे आपको जानना जरूरी है। अब आपके पास केवल 2 विकल्प हैं, एक है सरेंडर करना, दूसरा है मौत। झो सुई ने सीधे सीधे कहा और उन्हें 2 ऑप्शन दिए। इन विदेशी अमर राजाओं के साथ बातचीत करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो लोग समर्पण नहीं करेंगे उन्हें मरना होगा। वैसे भी उसके पास मैन पावर की कमी नहीं है, नहीं उसे इन अमर राजाओं की जरूरत है। अगर सबसे बुरा हाल हो जाए तो वह इमोर्टल किंग्स बनाने के लिए बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स खर्च कर सकता है। यह कोई खास मुश्किल बात नहीं है। बेशक अगर वे सरेंडर करना चुनते हैं तो इससे उनकी बहुत मेहनत और समय बच सकता है। ये बातें सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरे अमर राजा बहुत उदास हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसानी अमर राजा उन्हें इस हद तक मजबूर करेगा। हालांकि 2 चॉइस हैं, लेकिन असल में सिर्फ एक ही चॉइस है। बेशक वे आखिर तक विरोध करना चुन सकते थे, लेकिन इसका क्या मतलब होगा? यहाँ तक कि उनके अपने कबीले के अंदर 8 स्टेज वाले अमर समूह को भी ह्यूमन कबीले द्वारा कंट्रोल किया जाता था। अगर दूसरी तरफ से चाहें तो वे 4 बड़े सुपर क्लैन को एक पल में खत्म कर सकते हैं। अगर वे सच में पूरी तरह विरोध करते तो इससे सबकी मौत हो जाती। अच्छी बात यह है कि अभी भी उनका एक कॉमन दुश्मन है, डार्क क्लैन। अगर डार्क क्लैन न होता तो शायद ह्यूमन रेस इमोर्टल किंग सरेंडर करने का ऑप्शन भी नहीं देता, बल्कि सीधे एक्शन लेता, उन्हें पूरी तरह खत्म कर देता। उनके पूरे शरीर भी नहीं बचते और भविष्य के खतरों को खत्म कर देता। हमने आत्मसमर्पण किया। एक पल सोचने के बाद, हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरे अमर राजा पूरी तरह से तैयार नहीं थे, फिर भी उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वे अकेले होते तो वे स्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ से जान से लड़ने के लिए तैयार रहते। लेकिन एक सुपर क्लैन के अमर राजा होने के नाते वे बिना सोचे समझे काम नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा करना बहुत अपमानजनक लगता है, फिर भी जिंदा रहने के लिए वे इसे चुपचाप ही सह सकते हैं। इसके अलावा सरेंडर करना मरना नहीं है। भविष्य में उन्हें पासा पलटने के मौकों की कमी नहीं होगी, इसलिए अब वे केवल अपमान का बोझ ही उठा सकते हैं। वाकई जो लोग समय को समझते हैं वे बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। तुम मौत की सजा से बच सकते हो, लेकिन जिंदा रहने की सजा से नहीं बच सकते। तुम्हें अपने गुनाहों पर सोचने के लिए 100 मिलियन साल तक नर्क में कैद रहना चाहिए। झो सुई ने सीधे सीधे कहा। साफ है कि वह इन विदेशी अमर राजाओं को आसानी से जाने नहीं दे सकते थे। आखिरकार अमर दुनिया के 5 महान सुपर क्लैन का यह एकीकरण सिर्फ ऊपरी एकीकरण नहीं है, बल्कि एक बड़ा एकीकरण है। अगर ये अमर राजा बने रहे तो वे उसके कामों में रुकावट डाल सकते हैं। इसलिए सभी को कुछ समय के लिए नर्क में कैद कर दिया गया है। जब वह दूसरे सुपर क्लैन को पूरी तरह से जीत लेगा तो वह उन्हें छोड़ देगा। फिर उनके पास स्थिति को पलटने की कोई ताकत नहीं होगी। इससे भी जरूरी बात यह है कि वह इन अमर राजाओं को बदलने का मौका ले सकता है। इस तरह इन विदेशी अमर राजाओं को अपना अनुयायी बना लिया। इस तरह ये फुल प्रूफ है। क्या गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरे अमर राजाओं के हाव भाव एकदम बदल गए? असल में उनका इरादा कुछ कहना था, शायद बातचीत करना था, लेकिन झो सुई का सब्र पहले ही खत्म हो चुका था। अपने हाथ के एक इशारे से उसने तुरंत इन अमर राजाओं को पकड़ लिया
और उन सभी को नर्क के डायमेंशन में कैद कर दिया। इन अमर राजाओं के बिना बाकी 4 महान सुपर कबीले पहले से ही मानव कबीले की जेब में हैं। बेहतर होगा कि पहले इन कबीलों में ड्रीम रेल्म की शक्ति को बढ़ावा दिया जाए। एक बार जब वे सभी ड्रीम रेल्म से कवर हो जाएंगे तो असली यूनिफिकेशन हो सकता है। झो उसुई अपने अवतारों की शक्ति का इस्तेमाल करके इन विदेशी अमर राजाओं में बदलने की योजना बना रहा है। फिर विदेशी अमर राजाओं के अधिकार पर भरोसा करके जबरदस्ती ड्रीम रेल्म को बढ़ावा दे। एक बार जब ड्रीम सोल गु की शक्ति डेमन क्लैन, द प्रिजन क्लैन, डेमन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस को घेर लेती है तो ये विदेशी जीव उसकी जेब में चले जाते हैं। भले ही अलग अलग ग्रुप के बीच नफरत समुद्र जितनी गहरी हो, लेकिन कभी न मिटने वाली लगती है। लेकिन वह ड्रीम सोल गु की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, हर कबीले के प्राणियों को हिप्नोटाइज कर सकता है, जिससे वे पिछली नफरत भूल जाते हैं और अलग अलग कबीले एक हो जाते हैं। आखिरकार डार्क क्लैन से लड़ने के लिए इमोर्टल वर्ल्ड के अलग अलग क्लैन की ताकत को एक करना बहुत जरूरी है। उसे अमर दुनिया की बेशुमार दौलत भी चाहिए ताकि वह किस्मत के उसूल को समझ सके और आगे बढ़ सके। अगर कोई मेरे प्लान में रुकावट डालने की हिम्मत करता है तो वह मेरा दुश्मन है और वह जरूर मर जाएगा। ... इस बीच डार्क क्लैन ने सबसे पहले सफेद दिन के उजाले वाले इलाके में हो रही घटनाओं पर ध्यान दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कई अमर राजा जो सफेद दिन की रोशनी वाले इलाके में घुस आए थे धीरे धीरे उनसे संपर्क खो रहे थे। हालांकि ये डार्क क्लैन इमोर्टल राजा अभी मरे नहीं थे, लेकिन वे सभी कैद थे। एक तरह से यह मरने से ज्यादा अलग नहीं था। बेशक इस घटना ने डार्क क्लैन को अंदर तक हिला दिया। किसी ने भी इतने बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की थी। ये कई डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स की सोच से भी परे था, जिससे वे हैरान रह गए। यह अजीब है, हमारे सभी डार्क क्लैन इमोर्टल राजा जो सफेद दिन की रोशनी वाले इलाके में घुस आए थे, उन्हें क्यों खत्म कर दिया गया? आखिर हुआ क्या था? एक डार्क ट्राइब का पुराना राजा बहुत परेशान लग रहा था, क्योंकि इसका मतलब था कि डार्क क्लैन की घुसपैठ की योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। 5 सुपर क्लैन को आसानी से खत्म करना अब नामुमकिन था। अगर उनके पास मदद के लिए कोई अंदर का आदमी नहीं होता तो उन्हें पता नहीं होता कि 5 सुपर क्लैन का मुकाबला करने में कितनी मेहनत और समय लगेगा। सच कहूं तो जब से डार्क क्लैन ने कई युगों में इस यूनिवर्स में घुसपैठ की है, ऐसी घटना कभी नहीं हुई। डार्क क्लैन को ऐसी मुश्किल में कब धकेला गया है? अगर इटर्नल नाइट डाओइस्ट लॉर्ड जाग गए तो उनमें से कोई भी बिना चोट के नहीं बच पाएगा। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनके मालिक का गुस्सा कितना बढ़ जाएगा। ये ह्यूमन कबीला है, ह्यूमन कबीला ही इसके लिए जिम्मेदार है। इससे पहले ह्यूमन रेस इमोर्टल किंग ने एक्शन लिया और सीधे हमारे डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स को पकड़ लिया। उन्होंने कई अमर राजाओं को भी पकड़ लिया और उन्हें समय और स्थान के नर्क में कैद कर दिया। एक और पुराने राजा ने पहले ही काफी जानकारी इकट्ठा कर ली थी और वह बहुत गुस्से में था। क्या फिर से ये ह्यूमन रेस इमोर्टल किंग ने किया है? ये कमीना कबीला जब तक हमारे कितने प्लान खराब नहीं कर देगा तब तक ये आराम करेगा। ये तो बहुत मजाकिया है। एक अमर राजा दांत पीस रहा था। वह इस रुकावट इंसानी कबीले को तुरंत खत्म करना चाहता था। शुरू में डार्क क्लैन का प्लान बहुत आसानी से चल रहा था, यहाँ तक कि 5 सुपर क्लैन को हटाना भी जरूरी लग रहा था। लेकिन अचानक रहस्यमय ह्यूमन रेस इमोर्टल किंग सामने आया, जिससे घटनाक्रम पूरी तरह बदल गया। डार्क क्लैन ने भी इमोर्टल वर्ल्ड पर अपनी पकड़ खो दी और वे बेबस हो गए, क्योंकि दुश्मन बहुत ही अथाह था। किसी को नहीं पता था कि उस आदमी ने कौन सा मतलब सीख लिया था। एक मिनट रुको, ये हेल प्लेन असल में क्या है? क्या ये ह्यूमन क्लैन द्वारा बनाया गया कोई सीक्रेट रेल्म हो सकता है? एक अमर राजा ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था। असल में वह नर्क की दुनिया एक अजीब सीक्रेट दुनिया है जिसे इंसानी नस्ल के अमर राजाओं ने बनाया है। वे असल में पूरे ह्यूमन टेरिटरी को कवर करते हैं। ये ह्यूमन कबीले के सुपर इलाके के बराबर है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर अमर दुनिया से अनगिनत बुरी आत्माओं और दाव बदले हुए मॉन्स्टर्स को कैद करने के लिए किया जाता है। ठीक हेल प्लेन के दिखने की वजह से ह्यूमन क्लैन डोमेन अभी बहुत सुरक्षित है और अब कोई मुसीबत नहीं आ रही है। कहा जाता है कि हमारे डार्क क्लैन के अमर राजा शायद हेल प्लेन में कैद हैं और कुछ समय के लिए भाग नहीं सकते। एक डार्क ट्राइब के प्राचीन राजा ने सिर हिलाया। हेल प्लेन के बारे में खबर की जांच करने में भी बहुत ज्यादा खर्च आया। बुरी बात यह है कि इसे केवल कुछ बेसिक जानकारी ही मिली। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि हेल प्लेन के अंदर असल में क्या स्थिति है। पहले भेजे गए जासूस हेल प्लेन में घुसने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। वह जगह बस ह्यूमन कबीले का एक टॉप सीक्रेट डोमेन है।
इमोर्टल किंग्स को छोड़कर असल में कोई नहीं जानता कि हेल प्लेन असल में क्या है। ज्यादा से ज्यादा यही पता है कि यह ऐसी जगह है जहां मरे हुए लोग वापस आते हैं। इंसानी कबीला सच में समझ से बाहर है। असल में सीधे कई हेल प्लेन बनाना, फिर उन्हें उन डाउ ट्रांसफॉर्म मॉन्स्टर्स को कैद करने के लिए इलाकों के तौर पर इस्तेमाल करना। कोई हैरानी नहीं कि इस समय में ह्यूमन कबीले के अंदर का माहौल इतना शांत हो गया है। अब बड़े पैमाने पर इंसानों की मौत के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। कोई हैरानी नहीं कि इस समय में ह्यूमन कबीला इतनी तेजी से बढ़ा है। अगर वे 100 अरब साल 1 ट्रिलियन साल तक डेवलप होते रहे तो इंसानी कबीले की ताकत कितनी जबरदस्त हो जाएगी। वे कितने अमर राजा पैदा करेंगे। एक और डार्क क्लैन इमोर्टल किंग ने ह्यूमन क्लैन के खतरे के लेवल को महसूस किया। तो अब क्या करे। हमारे डार्क क्लैन के अमर राजा जो डेलाइट की धरती में घुस रहे थे, उन्हें ह्यूमन क्लैन ने खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि ह्यूमन क्लैन भी बाकी 4 सुपर क्लैन के साथ मिल गया है और खबर है कि वह अलायंस की प्लानिंग कर रहा है। ये कहा जा सकता है कि अब से 5 सुपर क्लैन एक हो गए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ, एक साथ हैं। अगर हम दिन के उजाले की भूमि से निपटना चाहते हैं तो शायद यह और भी मुश्किल होगा। एक डार्क क्लैन इमोर्टल राजा ने अपने दांत पीस लिए। शुरू में ये कबीले अपने लिए लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे। उन्हें बस चुपके से झगड़ा फैलाने की जरूरत थी ताकि ये कबीले अंदरूनी लड़ाई से खत्म हो जाएं। लेकिन अब ह्यूमन क्लैन बाकी 4 सुपर क्लैन के साथ मिल गया है, जिससे उनके बीच लड़ाई लगभग नामुमकिन हो गई है। लैंड ऑफ डेलाइट में पहले कभी इतनी शांति नहीं रही। अगर वे फिर से झगड़ा पैदा करना चाहते हैं तो शायद ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी है कि दिन के उजाले की भूमि की शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत है। मूर्ख, तू किस बात से डर रहा है। हमारा डार्क क्लैन बहुत शक्तिशाली है, भले ही वे एकजुट हों तो क्या हुआ। पहले भी हमने ऐसी ही सभ्यताओं का सामना किया है। इन सभ्यताओं का मानना था कि उनकी एकता हर चीज का सामना कर सकती है, हर चीज से निपट सकती है। उन्हें यह नहीं पता था कि पूरी ताकत के सामने ये सिर्फ एक मजाक था। ज्यादा से ज्यादा इससे उनकी तबाही में थोड़ी देरी हो सकती थी, लेकिन देर सवेर वे सब मर गए। एक डार्क ट्राइब के पुराने राजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इसने माना कि 5 सुपर क्लैन का अलायंस बनाने से उनसे निपटना वाकई मुश्किल हो गया। लेकिन बस इतना ही, क्योंकि डार्क क्लैन की शक्ति कल्पना से परे है, इस ब्रह्मांड की सभ्यताओं से बेजोड़ है। एक बार यह पूरी तरह फट जाए तो इस युग को नष्ट करना आसान होगा। क्योंकि हमारा प्लान फेल हो गया है, इसलिए हमें कम समय में मैनपावर नहीं भेजना चाहिए। इंसानी कबीले ने शायद हमारे डार्क कबीले का पता लगाने का तरीका समझ लिया है, इसलिए उन्हें मारने के लिए मैनपावर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हमें बस एक ही काम करना है, उन सोए हुए डार्क ट्राइब एंशिएंट किंग्स, प्रिमोर्डियल इमोर्टल किंग्स और ताइकू इमोर्टल किंग्स को लगातार जगाना है। एक बार जब ये पुराने डार्क क्लैन इमोर्टल राजा जाग जाएंगे तो एक साथ बंधे हुए ये लोग हमारे दुश्मन नहीं रहेंगे। एक और डार्क ट्राइब के प्राचीन राजा ने दृढ़ता से कहा। फायदा अभी भी डार्क क्लैन के पास है। ऊपर से देखने पर डार्क क्लैन नुकसान में लगता है और उसके प्लान बार बार फेल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क क्लैन के कई टॉप एक्सपर्ट इस यूनिवर्स की हेवनली डाउ पावर से ढके हुए हैं और नींद में सो गए हैं। एक बार जब ये पुराने अमर राजा जाग जाएंगे तो 5 क्लैन को खत्म करना आसान हो जाएगा। बेशक इन पुराने एक्सपर्ट्स को जगाने में बहुत समय लगेगा। इन पुराने एक्सपर्ट्स को जगाए बिना वे कुछ समय के लिए ही सोए रह सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। कई डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स ने सहमति में सिर हिलाया। अभी उनकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है, जो 5 सुपर क्लैन की ताकत से कहीं कम है। तो अब प्राथमिकता कबीले में ताकतवर लोगों को तेजी से जगाना है। कुछ समय के लिए दोनों पक्षों में बहुत पहले से खोई हुई शांति आ गई, लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की शांति है। अगर शांति भंग हुई तो अकल्पनीय उथल पुथल होगी। ... जैसे झो सुई ने कई एलियन इमोर्टल राजाओं को कैद कर लिया, फिर अपने क्लोन को एक एलियन इमोर्टल राजा में बदल दिया और जल्दी से बड़े कुलों में वापस आ गया। आखिर में उन्होंने सीधे सभी क्लैन के डालुओं गोल्डन इमोर्टल्स को ह्यूमन क्लैन के साथ अलायंस की घोषणा की। यह उलझे हुए जालों को काटने जैसा तेज था। इस घोषणा से तुरंत डेमन क्लैन, ट्रू स्पिरिट अलायंस और द प्रिजन क्लैन में हंगामा मच गया। किसी को भी ऐसी बात होने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार पांचों कबीले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और उनके बीच किसी गठबंधन का कोई आधार नहीं था। अगर सच में साथ हैं तो आपसी भरोसा ही एक बड़ा मुद्दा है। असल में डार्क क्लैन के खतरे के बिना कई एलियन इमोर्टल किंग्स का सेना में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। अमर राजा, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है।
हम दूसरे सुपर क्लैन के साथ अलायंस के आइडिया को समझते हैं। अगर यह डार्क क्लैन से निपटने के लिए है तो हम निश्चित रूप से अपमान सह सकते हैं। लेकिन अलायंस बनाने के बाद अलायंस हाई रॉक कौन होगा जिसके ऑर्डर मानने होंगे? हम किसी से भी नीचे रहने को तैयार नहीं हैं। कई एलियन डालू और गोल्डन इमॉर्टल्स ने 5 क्लैन के अलायंस के मामले में अपनी राय दी। किसी भी इमॉर्टल ने असल में कोई एतराज नहीं किया क्योंकि डार्क क्लैन असल में सभी क्लैन का दुश्मन है। समस्या यह है कि अलायंस हाई रॉक कौन होगा, लीडर कौन होगा, जिसके पास पावर होगी, इसी बात को लेकर वे परेशान हैं। असल में यही वह असली चाबी है जो 5 सुपर क्लैन को परेशान कर रही है। कोई भी दूसरे कुल के आगे झुकना नहीं चाहता, दूसरे कुल के आगे झुकना नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई लीडर नहीं आता और 5 कुलों को एक नहीं कर पाता तो 5 कुलों के गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, ह्यूमन क्लैन 5 क्लैन का अलायंस हाई रॉक होगा। झो सुई ने साफ साफ कहा। क्या? कई एलियन डालू और गोल्डन इमॉर्टल्स हैरान रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये बिल्कुल अजीब था। इंसानी कबीला 5 कबीलों को लीड करने के लिए किन खूबियों का दावा कर सकता है? लेकिन इससे पहले कि वे कोई विरोध कर पाते, ड्रीम सोल गु की शक्ति तुरंत उतर आए और उनके शरीर पर कई ड्रीम रियल मार्क्स दिखाई देने लगे। तुरंत ही उनकी आत्मा की गहराई में छिपी यादें बदल गईं। असहमति की आवाजें भी अचानक बंद हो गईं। सच कहूं तो झो सुई इन दूसरे कबीले के दालुओं गोल्डन इमॉर्टल्स से बात करने में बहुत आलसी था। अमर दुनिया में ताकत ही कठोर सत्य है। बेशक आमने सामने की लड़ाई से कबीलों में नुकसान हो सकता है, जो उल्टा होगा। हालांकि ड्रीम सोल गु की शक्ति से उनकी आत्माओं को बदलना और उन्हें पूरी तरह से बदलना आसान था। इस तरह वे उनके पक्के अनुयायी बन गए। जब तक सभी इमोर्टल किंग्स और डालुओं गोल्डन इमॉर्टल्स उसके द्वारा कन्वर्ट हो चुके हैं, तब तक दूसरे एलियन इमॉर्टल्स का कोई मतलब नहीं है। वे कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सके। मास्टर, हम समझ गए। हम सब ह्यूमन क्लैन के साथ जुड़ने के लिए सहमत हैं और ह्यूमन क्लैन 5 क्लैन का लीडर भी है। क्योंकि यह मास्टर का फैसला है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से इसे मानेंगे। कई अलग अलग खानदान के डालुओं गोल्डन इमॉर्टल्स ने सभी ने सिर हिलाया। वे अब विरोध में कुछ भी कहने में सक्षम नहीं थे। खैर, जो भी मास्टर कहते हैं वही होता है। बहुत अच्छा, चूंकि ऐसा है इसलिए आपको ड्रीम रियल्म को प्रमोट करना होगा। हर क्लैन मेंबर को ड्रीम रियल्म मार्क के साथ इंटीग्रेट होने दो, जिससे एक सोल बैरियर बनेगा जो दिन के उजाले की जमीन को कवर करेगा। इस तरह डार्क क्लैन फिर कभी अलग अलग क्लैन के जीवों की आत्माओं को जब्त नहीं कर पाएगा। झो सुई ने तुरंत आदेश दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप डार्क क्लैन का मुकाबला करना चाहते हैं तो ड्रीम रियल्म की ताकत बहुत जरूरी है। आखिरकार डार्क क्लैन की कब्जा करने की क्षमता बहुत ही घिनौनी है। अगर कोई हल नहीं निकला तो कौन जानता है कि कब आपके बगल वाले की जगह कोई दुश्मन ले लेगा। तब तक हर कोई डर में जी रहा होगा। कई पुरानी सभ्यताएं इसी तरह खत्म हो गई। ये अतीत से सीखे गए सबक हैं। कुछ ही समय बाद डेमन क्लैन, द प्रिजन क्लैन, डेमन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस ने तेजी से ड्रीम रियल्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। क्योंकि यह अमर राजाओं और डालुओं गोल्डन अमरों का ऑर्डर था, इसलिए कई निचले लेवल के कल्टीवेटर्स की कोई राय नहीं थी। अगर वे इस ऑर्डर का विरोध करना भी चाहते तो यह नामुमकिन था। तो कुछ ही महीनों में चारों सुपर क्लैन में से लगभग सभी लोग ड्रीम रियल्म मार्क के साथ जुड़ गए। पहले तो हर कबीले के कल्टीवेटर ड्रीम रियल्म के होने को नहीं समझते थे, लेकिन ड्रीम रियल्म मार्क के साथ मर्ज होने के बाद असल में सभी को इसके फायदे समझ में आ गए। अविश्वसनीय ड्रीम रियल्म असल में एक असली दुनिया जैसा है। यह असल में एक दूसरी अमर दुनिया है। हाँ, इससे पहले मैं ड्रीम रियल्म मार्क के साथ मर्ज होने के लिए कुछ हद तक तैयार नहीं था, लेकिन अब सच में ऐसा लगता है कि मैं एहसान फरामोश था। ये निश्चित रूप से एक युग को तय करने वाला असली खजाना है। जब तक हम ड्रीम रियल्म में लॉग इन करते हैं, चाहे हम इमोर्टल वर्ल्ड में कहीं भी हों, हम तुरंत मैसेज भेज सकते हैं और एक दूसरे को देख भी सकते हैं। ये बातचीत के लिए बहुत आसान है। आसान कम्युनिकेशन इसकी एबिलिटी में से सिर्फ एक है। इससे भी जरूरी बात यह है कि हम ड्रीम रियल्म में लड़ाइयों की नकल कर सकते हैं। भले ही हम अपनी पूरी ताकत लगा दें, जब तक हम ड्रीम रियल्म में लड़ते रहेंगे, हम नहीं मरेंगे। हम ड्रीम रियल्म में आज़ादी से लड़ सकते हैं और अलग अलग एबिलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर हर कल्टीवेटर ड्रीम रियल्म मार्क के साथ मिल जाए तो ये सच में 5 बड़े कुलों को एक साथ जोड़ सकता है। तो ये 5 क्लैन अलायंस की नींव है। अगर ऐसा है तो यह अलायंस सच में हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। ह्यूमन क्लैन को अलायंस हाई रॉक बनने देना भी कुछ नहीं है।
हर कबीले के किसानों ने जोश के साथ चर्चा की। ग्रीन रेलम के फायदों का अनुभव करने के बाद उन्हें लगा कि वे अब इसे छोड़ नहीं सकते। इससे भी जरूरी बात यह है कि ड्रीम सोल गू की शक्ति ने उनकी सोच को धीरे धीरे बदल दिया, जिससे उनमें ह्यूमन कबीले के लिए कुछ हद तक अच्छी भावना पैदा हुई। और जैसे जैसे समय बीतेगा, ये गुडविल और बढ़ेगी। आखिरकार इससे कबीलों के बीच मेलजोल की स्थिति पैदा हो जाएगी। बेशक ऐसे असर अनगिनत सालों के बाद ही पूरी तरह से दिखेंगे। अभी के लिए यह उन्हें ह्यूमन कबीले के प्रति नफरत महसूस करने से रोकने के लिए काफी है, लेकिन ये पूरी तरह से काफी है, ये तो बस शुरुआत है। 5 बड़े कुलों के लगातार एक होने से देर सवेर वे पूरी तरह से एक हो जाएंगे और सच में एक ताकतवर सभ्यता बन जाएगी। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। जैसे जैसे ड्रीम रियल मार्क्स एक एक करके चमके, उन्होंने असल में डेमन क्लैन, द प्रिजन क्लैन, डेमन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस के हर कल्टीवेटर को कवर कर लिया, जिससे ड्रीम रियल की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। ड्रीम रियल की शक्ति ने दिन के उजाले की पूरी जमीन को भी घेर लिया। इससे ड्रीम सोल गू की शक्ति भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई और वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई। दिन के उजाले वाली पूरी जमीन सपनों की दुनिया की ताकत में डूबी हुई थी। बाहरी इलाके ड्रीम रियल बैरियर की परतों से ढके हुए लग रहे थे, जिससे कोई भी बाहरी दुश्मन दिन के उजाले वाली जमीन पर हमला नहीं कर पा रहा था। अगर बाहरी लोग भी दिन के उजाले वाली जगह में घुस आते तो झोल सुई उन्हें तुरंत पहचान लेती। असल में छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। ... कई महीने बाद ह्यूमन क्लैन और दूसरे क्लैन के बीच युद्ध शुरू होते ही उतना ही बुरा खत्म हुआ। ह्यूमन कबीले के अमर लोगों के लिए ये काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि वे दूसरे कबीलों से नहीं लड़ते थे। वे एलियन सेनाएं सीमावर्ती शहरों के पास पहुंचते ही चुपचाप गायब हो जाती थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि इसे युद्ध माना जाएगा या नहीं। इस बीच डेमन क्लैन, द प्रिजन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस में अंदर ही अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए। उनके लिए ऐसे बदलाव पहले कभी नहीं हुए थे। अमर राजाओं के आदेश पर कई अमर लोग ड्रीम रियल मार्क के साथ मिल गए और ड्रीम रियल में लॉग इन हो गए। इससे ड्रीम रियल की शक्ति अब ह्यूमन टेरिटरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि 5 सुपर क्लैन के इलाकों को कवर करने लगी। असल में अमर दुनिया में दिन के उजाले की जमीन पूरी तरह से सपनों के दायरे की शक्ति से घिरी हुई थी। ड्रीम सोल गू की शक्ति के कारण इसने कई अलग अलग अमर जातियों को भी धीरे से हिप्नोटाइज किया, जिससे वे भी 5 कबीले के गठबंधन को मानने लगे। कई अलग अलग कबीले के डालुओ गोल्डन अमर सीधे कन्वर्ट हो गए और फॉलोअर बन गए। जहां तक उन डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स की बात है जो दिन के उजाले की जमीन में चुपके से घुस गए थे, उन सभी को झोल सुई ने ढूंढ लिया और हेल प्लेन में कैद कर दिया। ये कहा जा सकता है कि अब 5 सुपर क्लैन में असल में कोई अंदरूनी जासूस नहीं है। बेशक ये खबर ह्यूमन कबीले के लिए बहुत सनसनीखेज थी। लगभग तुरंत ही यह ह्यूमन क्लैन ड्रीम रियल में हॉट सर्च लिस्ट में टॉप पर आ गया। लगभग हर अमर व्यक्ति इस घटना से वाकिफ था। नहीं, ये सच है या झूठ, क्या 5 सुपर क्लैन ने कोई अलायंस बनाया है? और हमारा ह्यूमन क्लैन भी अलायंस हाई रॉक है? क्या बाकी सभी क्लैन हमारे आगे झुक रहे हैं? क्या ऐसा गठबंधन सच में हो सकता है? कई पुराने अमर लोग हैरान रह गए। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उन्हें लगा कि यह पता नहीं कहां से आए अफवाह है। लेकिन बार बार कंफर्मेशन के बाद, और क्योंकि यह हेवन कोर्ट से खबर थी, उन्हें मानना पड़ा कि यह सच था। फिर भी उन्हें यह विश्वसनीय लगा और उन्हें लगा कि यह बेतुका है। आखिरकार 5 सुपर क्लैन के बीच युद्ध अनगिनत सालों से चल रहे हैं। एक दूसरे को कमजोर करने के लिए वे अक्सर एक दूसरे के इलाकों में हत्या करने के लिए हत्यारे भेजते थे। दोनों पक्षों के बीच गहरी नफरत थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब 5 सुपर क्लैन एक साथ मिलकर गठबंधन बनाएंगे। ये सचमुच अकल्पनीय था। चाहे जो भी हो, ये गठबंधन सच में हो गया है। और हमारे ह्यूमन कबीले का पूरा पलड़ा भारी है, क्योंकि बाकी 4 सुपर क्लैन ने न सिर्फ हमारे ह्यूमन क्लैन को अलायंस हाई रॉक बनाया, वे हमें अपने इलाकों में शहर बनाने की भी इजाजत देते हैं, जिससे हमारे लोग वहां चले जाते हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये शहर दिव्य स्थान भी बना सकते हैं। ए डालुओ गोल्डन इमोर्टल ने उत्साह से कहा। सच कहूं तो इन डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स के लिए दिव्य पदों में बढ़ोतरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि यह उनकी भविष्य की साधना से जुड़ा है। और क्या वे अमर राजा बन सकते हैं? एक एक्स्ट्रा दिव्य स्थिति के साथ एक एक्स्ट्रा उम्मीद होती है। पहले इंसानी कबीले के बड़े शहर ज्यादातर दैवीय पदों से भरे हुए थे। दिव्य पदों को बढ़ाने के लिए इंसानी इलाके को बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प था।
लेकिन अब बाकी 4 सुपर क्लैन के इलाके भी ह्यूमन क्लैन का डोमेन बन गए। इसका मतलब है कि ह्यूमन क्लैन की डिवाइन पोजीशन कम से कम 4 गुना बढ़ सकती है। हर डालुओ गोल्डन इमोर्टल के लिए यह एक अकल्पनीय लाभ है। नहीं, क्या उन कबीलों ने मना नहीं किया? क्या वे हमारी मांगे मान गए? कई अमर लोग हैरान रह गए। वे इतने लंबे समय तक रहे थे और यह पहली बार था जब उन्हें बाकी 4 सुपर क्लैन इतने अच्छे लगे। पहले वे जमीन के हर इंच पर दावा करते थे और कोई भी फायदा छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वे छोड़ना नहीं चाहेंगे। इससे पता चलता है कि कुछ बहुत खास हुआ होगा। शायद ह्यूमन रेस के अमर राजा की ताकत ने कबीलों के अमर राजाओं को पूरी तरह डरा दिया था, जिससे उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ा। हाँ, चाहे जो भी हुआ हो, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? वैसे भी फायदे हमें ही मिलेंगे, और अगर कोई चाहता है कि हम उन्हें छोड़ दें, तो यह इतना आसान नहीं होगा। कई डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स दिल खोलकर हंसे। हालांकि वे अमर राजाओं के बीच क्या हुआ, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन वे एक कहावत भी जानते थे कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। खैर, जैसे जैसे उनकी खेती बेहतर होगी, वे भविष्य में जरूर राज जान लेंगे। किसी भी हालत में 5 सुपर क्लैन के अलायंस के बाद क्लैन के बीच युद्ध जरूर खत्म हो जाएंगे। ... दूसरी तरफ इटर्नल नाइट लैंड में एक खास जगह पर एक सीक्रेट रेल्म दुनिया है। यहाँ कई पुरानी सभ्यताएं और कई पुराने अमर राजा इकट्ठा हुए थे। वे न जाने कितने सालों से जी रहे हैं, एक के बाद एक कॉस्मिक पुनर्जन्म से बचते हुए। उनका मकसद डार्क क्लैन को हराने के लिए काफी ताकत जमा करना है। इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से शांति बहाल हो जाए। बदकिस्मती से एक के बाद एक कॉस्मिक पुनर्जन्म से बचने के बाद भी उन्हें डार्क क्लैन को हराने का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके बीच का गैप बहुत बड़ा है। अगर वे आखिरी कदम नहीं उठा सकते, तो वे इटर्नल नाइट डाओइस्ट लॉर्ड से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा जाता है कि दिन के उजाले की धरती पर सभ्यता में बदलाव आया है। शुरू में ये 5 सुपर कुलों में बटी हुई थी, लेकिन अब यह इस जमाने के इंसानी कुल के लोगों से एक हो गई है, और उन्होंने पहले ही एक गठबंधन बना लिया है। एक ताइकू अमर राजा बोला, ये हमेशा इस युग में पैदा हुई सभ्यता पर नजर रखता था, इस नई सभ्यता की हर हरकत पर ध्यान देता था, क्योंकि एक नई सभ्यता कभी न खत्म होने वाली उम्मीद ला सकती है। सच कहूं तो उनका रास्ता बहुत पहले ही संकरा हो चुका था, और आगे बढ़ने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसलिए वे अपनी उम्मीदें सिर्फ नई पीढ़ी पर ही टिका सकते थे, क्योंकि सिर्फ उनके बाद आने वाले के पास ही आगे बढ़ने की संभावना हो सकती थी। क्रिएशन इमोर्टल किंग, इस युग की नई सभ्यता बहुत नासमझ है। एक भी आदि अमर राजा सामने नहीं आया है, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। डार्क क्लैन के खिलाफ मुख्य ताकत निश्चित रूप से वे नहीं, बल्कि हम हैं। जब हम आखिरी कदम उठाएंगे तभी हम इस यूनिवर्स को बचा सकते हैं। ये बात अनंत अमर राजा ने कही। एक ताइकू अमर राजा जो अनगिनत ब्रह्मांडीय पुनर्जन्मों से बच गया है, हमेशा यहाँ कड़ी मेहनत करता है और आखिरी कदम उठाने की उम्मीद करता है। दुर्भाग्य से अभी तक ये बॉटलनेक तक नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी वो जरा भी निराश नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा हिम्मतवर होता गया और खुद को स्वर्ग का बेटा मानकर इस दुनिया को बचाने के लिए बना, जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये बहुत मुश्किल है। आखिरी कदम उठाना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। कहा जाता है कि अमर राजा से ऊपर दाओ लॉर्ड है, लेकिन दाओ लॉर्ड बनने के लिए इस यूनिवर्स के सभी हेवन और अर्थ लॉस को समझना होगा। हम कई कॉस्मिक साइकिल से गुजरे हैं, लेकिन आज तक हमने किस्मत की सिद्धांत को छुआ तक नहीं है। किस्मत मनमौजी और समझ से बाहर है। सृष्टि अमर राजा ने बेबसी से कहा। शुरू में वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, आखिर वो कभी सभ्यता का मालिक था, उस जमाने का स्वर्ग का बेटा, जिसके साथ किस्मत से मुलाकातें होती थी, लगभग सबसे ताकतवर। दुर्भाग्य से ताइकू अमर राजा का क्षेत्र ही उसकी सीमा थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच सका। भाग्य सिद्धांत के अस्तित्व को जानते हुए भी वह उसे जरा भी छू नहीं सका। इससे वह बहुत निराश हो गया और उसे एहसास हुआ कि यह एक ऐसी खाई थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से उन्हें अपनी सीमाएं पता थी और उन्होंने नई सभ्यताओं पर उम्मीद रखी। वो हर कॉस्मिक साइकिल की शुरुआत में जागते थे, पोटेंशियल क्लैन और सिविलाइजेशन की तलाश करते थे, यहाँ तक कि चुपके से कई खजाने और रिसोर्स भी देते थे। 5 महान सुपर क्लैन का उदय क्रिएशन इमोर्टल किंग से काफी हद तक जुड़ा हुआ था। उन्हें नई सभ्यताओं का गुरु माना जा सकता है। उनकी सीक्रेट मदद के बिना नई सभ्यताएं इतनी तेजी से नहीं उभर पाती। दूसरों का हौसला मत बढ़ाओ और अपना हौसला कमजोर मत करो।
अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरे अमर राजा ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि तुम्हारा दाव दिल टूट गया है, इसलिए तुम्हें खुद पर शक हो रहा है। इटर्नल नाइट डाओइस्ट लॉर्ड के साथ लड़ाई ने आपको खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए तुमने ऐसे बेतुके विचार सोचे हैं। दूसरों पर भरोसा करना उतना भरोसेमंद नहीं है जितना खुद पर भरोसा करना। अपनी जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी पर छोड़ना जरूरी नहीं है, यह एक गैर जिम्मेदाराना सोच है। स्वर्ग को खाने वाले स्वर्गीय राजा ने गंभीरता से कहा। वह एक ताइकू अमर राजा भी थे, जिनकी साधना स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। वे हमेशा रहने वाले और विस्मयकारी थे और कई ब्रह्मांडीय चक्रों से गुजरे थे। अफसोस, तुमने इटर्नल नाइट दाओइस्ट लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है, इसलिए तुम दाओ लॉर्ड के डर को नहीं जानते। अब ये सिर्फ एक अमर राजा नहीं है, यह असल में एक यूनिवर्स है, खुद स्वर्गीय दाओ। अगर इस यूनिवर्स के हेवनली दाओ को दबाया न गया होता तो शायद दुश्मन की एक सांस हमें दर्जनों बार खत्म कर सकती थी। अनगिनत अमर राजाओं ने बेकार में कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। सृष्टि अमर राजा ने बेबसी से कहा। उन्होंने ये भी माना कि उनका दाव दिल सच में टूट गया था, जिसकी वजह से वे इतनी निराशा में आ गए और अगली पीढ़ी पर उम्मीद छोड़ दी। उस लड़ाई में उसे सच में अपनी लिमिट का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन है। काबिलियत के मामले में वह सच में इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर अमर राजाओं में से एक थे। लेकिन सिर्फ सबसे मजबूत होना ही काफी नहीं है। हर चीज से आगे निकलने के लिए, सभी युगों से आगे निकलने के लिए व्यक्ति को इतिहास में सबसे ताकतवर होना चाहिए ताकि वह भाग्य के सिद्धांत को समझ सके और पूरी तरह से आगे बढ़ सके। ऐसे लोग अनगिनत ब्रह्मांडीय चक्रों में सिर्फ एक बार ही जन्म ले सकते हैं। ऐसे आंकड़े भी आसानी से नहीं बढ़ सकते। हम स्वाभाविक रूप से दाओ भगवान के आतंक को जानते हैं। ये भयानक शक्ति जो पार से है, समझ से परे है, ब्रह्मांड जैसी है। लेकिन हम बिना लड़े सरेंडर नहीं कर सकते। भले ही उम्मीद की एक किरण हो, हम हार नहीं मानेंगे। अगर इस युग में नहीं तो अगले युग में। आखिरकार हमारा यूनिवर्स बहुत खास है, जो बार बार साइकिल शुरू करने में सक्षम है। शॉर्ट टर्म में इस यूनिवर्स के खत्म होने का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। एंडलेस इमोर्टल किंग को लगा कि अभी भी बहुत समय है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें तो ये भी विश्वास था कि समय उनके पक्ष में है। अगर उसे काफी समय दिया जाए तो वह आखिरी कदम उठा सकता है और दाओ लॉर्ड बन सकता है। कोई बात नहीं, आपके अपने प्लान हैं, मेरे अपने हैं, असल में उनमें कोई टकराव नहीं है। अगर ये युग और ज्यादा अमर राजा पैदा कर सके तो इससे हमें सच में बहुत फायदा होगा। आखिरकार एक जैसी सोच वाले ज्यादा साथियों का मतलब है इटर्नल नाइट को हराने की ज्यादा उम्मीद। क्रिएशन इमोर्टल किंग ने अब बहस जारी नहीं रखी, क्योंकि ऐसी बहस का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हर इमोर्टल किंग की अपनी राय थी। कोई भी दूसरे को मना नहीं सका। बहस जारी रखने से सिर्फ समय बर्बाद होगा। आप सही कह रहे हैं, तो फिर अपने ही विचारों पर चलें। लेकिन हमारे खजाने में जमा रिसोर्स को यूं ही मत छूना। अगर आप इस युग की सभ्यताओं को गाइड करना चाहते हैं तो खुद ही इसका पता लगाए। हम शक्तिहीन हैं, स्वर्ग को खाने वाले स्वर्गीय राजा ने गंभीरता से कहा। क्रिएशन इमोर्टल किंग के आइडिया पर उनकी कोई राय नहीं थी। जब तक कॉस्मिक साइकिल में जमा हुए उनके रिसोर्स को छुआ नहीं गया, वही उनके लिए सच में मायने रखता था। मैं समझता हूँ, क्रिएशन इमोर्टल किंग ने बिना कुछ और कहे सिर हिला दिया। अमर दुनिया, जुवानहुआन पैलेस। इस समय झो सुई भी अपनी गुफा में लौट आया। 5 बड़े सुपर क्लैन को एक करने और कई एलियन इमोर्टल राजाओं को कुछ समय के लिए कैद करने के बाद झो सुई ने इन इमोर्टल राजाओं से खजाने लूटने का मौका लिया, जिससे उसे बहुत सारा खजाना मिल गया। उनके लिए यह बेशक एक बहुत बड़ा फायदा था। अगर वह धीरे धीरे रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए खुद पर निर्भर रहता तो उसे पता नहीं होता कि इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन अब इन अमर राजाओं से सीधे कुछ पाना अपनी साधना को बढ़ाने में मदद के लिए कई अमर राजाओं के रिसोर्स का इस्तेमाल करने के बराबर था। प्राचीन काल से लेकर आज तक शायद केवल झो सुई को ही ऐसी किस्मत मिली है। कैस क्रिस्टल की मात्रा बहुत ज्यादा है। पहले ही 10 मिलियन कैस क्रिस्टल मिल चुके हैं। झो सुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन एलियन इमोर्टल किंग्स के पास इतने सारे केस क्रिस्टल होंगे, यहाँ तक कि ह्यूमन रेस इमोर्टल किंग्स से भी ज्यादा। लेकिन ये बिल्कुल सामान्य बात है। आखिरकार ह्यूमन रेस का उदय हाल ही में हुआ था, जो डेमन क्लैन, प्रिजन क्लैन, डेमन क्लैन और ट्रू स्पिरिट अलायंस के 4 सुपर क्लैन से बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती। खासकर वे पुराने अमर राजा। जब से उन्होंने पहली बार इटर्नल नाइट लैंड में कदम रखा और पुरानी सभ्यताओं के कई अवशेष खोजे, तब से उनकी उपलब्धियां भी बहुत ज्यादा थीं,
जो इंसानी नस्ल के अमर राजाओं से कहीं ज्यादा थी। देर से आने के कारण मानव जाति के अमर राजा शायद और खजाने पाने के लिए हमेशा रहने वाली नाइटलैंड में और खोज करते रह सकते थे। समय के साथ जमा हुई ह्यूमन रेस की नींव की तुलना स्वाभाविक रूप से दूसरे 4 सुपरक्लैन से नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब चीजें अलग हैं। झो उसुई का 5 महान सुपर कुलों पर अधिकार था, जिसका मतलब है कि इन कुलों की नींव भी अब उसी की थी। इसमें कोई शक नहीं कि इतनी ज्यादा मात्रा में केस क्रिस्टल्स उसकी खेती को एंशिएंट किंग रियल्म परफेक्शन तक बढ़ाने के लिए काफी थे। अगर वह सिर्फ कड़ी मेहनत से प्रैक्टिस करता तो कौन जानता है कि इसमें कितने साल लग जाते। केस क्रिस्टल्स के अलावा असल में 8वीं क्लास की इमोर्टल पिल्स भी हैं। पुरानी सभ्यताओं की इन गोलियों का नाम अमर राजा की सर्वोच्च गोली है। अमर राजा की सिर्फ एक सुप्रीम गोली लेने से भी अरबों साल की कठिन साधना बच सकती है। झो उसुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह 8वीं क्लास की अमर गोली, अमर राजा की सबसे बड़ी गोली, कोई आसान चीज नहीं है। इसमें अमर राजा की बहुत ज्यादा उत्पत्ति है और कई 8वीं क्लास की अमर दवाओं के साथ मिलकर इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। सिर्फ प्राचीन राजा लेवल के एक्सपर्ट ही इसे खा सकते हैं। दूसरे अमर लोग अगर इसे खाने की कोशिश करते हैं तो इसका एक ही नतीजा होगा, उनका शरीर फट जाएगा। वे इस बहुत ज्यादा एनर्जी को झेल नहीं पाएंगे और तुरंत घबरा जाएंगे। अमर राजा की इस सुप्रीम गोली की जबरदस्त ताकत की कल्पना करना आसान है, ये निश्चित रूप से असाधारण है। अमर राजा की ये सुप्रीम पिल्स कुल 9 हैं। वे 4 सुपर कुलों के खजाने में पाए गए। असल में वे 4 सुपर क्लैन की नींव का हिस्सा थे, जो आने वाली पीढ़ियों के इस्तेमाल के लिए रिजर्व थे। कहा जाता है कि इन्हें किसी शक्तिशाली प्राचीन सभ्यता ने बनाया था, लेकिन अब वे सभी उसे फायदा पहुंचा रहे थे। क्या खजाना है, ये 4 कबीले सच में इंसानी नस्ल से कहीं ज्यादा अमीर हैं। झो उसुई काफी दुखी हुए। उनकी तुलना में मानव जाति की नींव बस गरीबी से त्रस्त थी, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। ह्यूमन रेस के लिए डेवलपमेंट का समय अभी भी बहुत कम था। ज्यादातर दुर्लभ खजाने तो उन्होंने बहुत पहले ही ले लिए थे, जिससे इंसानों के लिए बहुत कम बचा था। खुशकिस्मती से अब इंसान जीत गए हैं और अमर दुनिया को लगभग एक कर दिया है, नहीं तो वह इतने सारे खजाने हासिल नहीं कर पाता। 8वीं श्रेणी की अमर गोलियों के अलावा असल में एक और 8वीं श्रेणी की अमर दवा है, क्रिएशन अमर फल। यह 8वें दर्जे के अमर वृक्ष क्रिएशन डिवाइन ट्री से आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पुरानी सभ्यताओं से पैदा हुआ एक अमर वृक्ष है। ये क्रिएशन इमोर्टल फ्रूट बहुत ज्यादा क्रिएशन पावर से भरा है। इसकी एनर्जी केओस क्रिस्टल्स के बराबर है। अगर कोई ज्यादा मात्रा में क्रिएशन इमोर्टल फ्रूट खा सकता है तो इसे प्रिमोडियल इमोर्टल किंग्स और ताइकू इमोर्टल किंग्स की खेती भी बढ़ सकती है। झो उसुई ने अपनी मुट्ठी भींची तो उसे कुल 18 क्रिएशन इमोर्टल फ्रूट्स मिले। हर क्रिएशन इमोर्टल फ्रूट में बहुत ज्यादा क्रिएशन पावर होती है, ये बस मुंह में पानी ला देता है। लेकिन उसके लिए क्रिएशन इमोर्टल फलों से क्रिएशन डिवाइन ट्री के बीज पाना ज्यादा जरूरी था। अगर इन बीजों को सफलतापूर्वक उगाया गया तो क्रिएशन डिवाइन ट्रीज का एक बैच मिल सकता है। एक बार जब बहुत सारे क्रिएशन इमोर्टल फ्रूट्स मिल जाते हैं तो उनकी कल्टीवेशन सिर्फ एंशिएंट किंग परफेक्शन तक ही नहीं रुकेगी। यहाँ तक कि एक आदिम अमर राजा या एक ताइको अमर राजा बनना भी मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार इन जगहों पर असल में कोई रुकावट नहीं है, ये पूरी तरह से ओरिजिन एनर्जी जमा करने की बात है। अगर वह ज्यादा मात्रा में अमर दवा ले सके तो वह अनगिनत सालों की कठिन साधना को भी बचा सकता है। थोड़ी देर और इन्वेंटरी बनाने के बाद झो उसुई को पता चला कि इन अमर राजाओं के स्टोरेज में ऐसे ज्यादा खजाने नहीं थे जिनमें उसकी दिलचस्पी थी। शायद एक आम अमर राजा के लिए वे बहुत कीमती थे, लेकिन उनके लिए वे बहुत प्रभावशाली नहीं थे, बहुत ज्यादा फायदेमंद भी नहीं थे। बेशक भले ही वे उसके लिए ज्यादा काम के न हों, लेकिन वे उसके दाऊ साथियों के लिए बहुत मददगार थे। इसलिए उन्होंने बचे हुए खजाने अपने दाऊ साथियों को गिफ्ट कर दिए ताकि वे अपनी खेती को तेजी से बढ़ा सकें। आखिरकार अगर उसके दाऊ साथियों ने एक और सफलता हासिल की तो वे दालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स बन जाएंगे। तब तक विशाल अमर दुनिया में भी उनमें कुछ हद तक खुद को बचाने की शक्ति होगी। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड ये सोचकर झो उसुई जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और सीधे अमर राजा की एक सुप्रीम गोली निगल ली। एक पल में इस 8th ग्रेड इमॉर्टल पिल में बहुत ज्यादा ओरिजिन एनर्जी थी, जो एक धार की तरह उसके शरीर में भर गई और उसकी गुफा के अंदर की दुनिया में भी। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के बारे में बहुत सारी जानकारी थी।